मनसबदारी, देखो मनसबदारी सिस्टम और आर्मी कैसे थी अकबर के पीरियड में वो हम पढ़ते हैं। अब अकबर वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सपैंड हिज एम्पायर और मेंटेन कर पाता इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी, ही होल्ड ओवर विदाउट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब इतना बड़ा एम्पायर जो है उसको चलाना और उसको इतना बढ़ाना, एक्सपैंड करना और मेंटेन करना वो बिना एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के तो नहीं हो सकता था। अब फॉर दिस पर्पज़ ये ज़रूरी था, इट वॉज नेसेसरी कि वो ऑर्गेनाइज करे अपनी नोबिलिटी को और एज वेल एज अपनी आर्मी को भी एक सही जो एक वेल पैटर्न सिस्टम में। तो अकबर को ये समझ आ जाती है कि बोथ दिस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मकसद जो नोबिलिटी को भी और आर्मी को भी मेंटेन करने का जो है वो सिर्फ जो है बाय मीन ऑफ एक मनसबदारी सिस्टम के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब इस सिस्टम के अंदर हर ऑफिसर को जो है वो असाइन किया जाता है, एक रैंक, मनसब का रैंक जो है वो दिया जाता है हर अफसर को। जो लोएस्ट रैंक है वो 10 था और जो हाईएस्ट रैंक था वो 5000 था नोबल के लिए। जो खून से जो राजकुमार थे, प्रिंस थे बाय ब्लड, वो हाई मनसब रिसीव करते थे, मतलब हायर रैंक। अब टुवर्ड द एंड ऑफ जो अकबर की रेन है, जो हाईएस्ट रैंक था नोबल का, है ना, ए नोबल कुड अटेन वाज, जो 5000 से 7000 के बीच में जो था वो रैंक अटेन कर सकता था को हाईएस्ट नोबल। ठीक है, जब अकबर मरने वाला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स रेन, जो 2 प्राइमरी नोबल्स थे एम्पायर के वो थे मीर अजीज कोका और राजा मान सिंह। ये 2 जो सबसे बड़े रैंक थे, जिनके पास जो है 7000 ईच का जो मनसब रैंक था। जो लिमिट थी वो रिटेन की गई बेसिकली जब तक कि औरंगजेब की रेन खत्म होती है ना, टिल द औरंगजेब, जब तक औरंगजेब हुकूमत करता है। जो मनसब सिस्टम है अंडर जो अकबर के है वो डेवलप हुआ है बड़ा आराम आराम से। एट फर्स्ट वहाँ पे सिर्फ ओनली 1 रैंक मनसब था, मतलब फॉर 40th ईयर, जो 40वां साल, मतलब 1594 और 95 के दौरान जो रैंक थे वो डिवाइडेड थे 2 में, ज़ात में और सावर में। जो वर्ड है ज़ात, उसका मतलब था पर्सनल, ये फिक्स करता था पर्सनल के स्टेटस क्या है एक इंसान का, और उसकी सैलरी क्या है, और सैलरी ड्यू टू हिम। अब जो सवार रैंक था, एक ज़ात हो गया, पर्सनल रैंक, एक सवार रैंक जो इंडिकेट करता था कितने उसके पास सवार, मतलब घुड़सवार जैसे होते हैं, कितने कैवलरी मैन हैं, ठीक है, घोड़े पे चलने वाले कितने लोग हैं उसके पास। ए पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, सवार रैंक को है कितने नंबर ऑफ जो है कैवलरी मैन जो मेंटेन करने पड़ते थे। अब देखो, ए पर्सन हु वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मेनी एज सवार एज ही ज़ात रैंक वॉज प्लेस्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट रैंक। जिसके पास जो है नंबर ऑफ सवार और ज़ात दोनों मेंटेन करने पड़ते तो उसको फर्स्ट रैंक्स में जो है रखा जाता था। अगर वो मेंटेन करता है आधे या फिर आधे से ज़्यादा, तो फिर जो है जितने मतलब होने चाहिए फर्स्ट रैंक के लिए, तो उसको जो है सेकंड रैंक में रखा जाएगा, ठीक है, थर्ड। और इफ़ यू मेंटेन लेस देन जो हाफ, देन थर्ड रैंक। अगर आधे से भी कम लोग जो है वो मेंटेन करेगा कैवलरी मैन और ज़ात जो है पर्सनल जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं, तो उसको थर्ड रैंक में रखेगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी थी हर मनसब की, हर रैंक की जो है, हर मनसब की या हर रैंक। तो बड़ा ही ध्यान दिया गया ये इंश्योर करने के लिए जो सवार रिक्रूट किए गए हैं, घुड़सवार या जो भी है, जो कैवलरी मैन है जो रिक्रूट किए गए हैं नोबल्स के द्वारा, वो वेल एक्सपीरियंस्ड भी, उनको भाई एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए और वेल माउंटेड, वो भाई टैलेंट भी तो होना चाहिए। किसी को भी घोड़े पे थोड़ी चढ़ा दोगे, उसके पास वो कला, वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। अब इस पर्पज़ के लिए एक डिस्क्रिप्टिव रोल, एक चेहरा जो है सोल्जर्स का मेंटेन करना पड़ता था, रोल, और उसके घोड़े को जो है ब्रांड किया जाता था इंपीरियल मार्क के साथ। जो मुगल तख्त है, मुगल हुकूमत है, उसका एक मार्क दिया जाता था, निशान लगाया जाता था। इसको कहते थे दाग सिस्टम, जो खिलजी के टाइम पे भी था, ठीक है। दाग सिस्टम नहीं था जो खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब एवरी नोबल हैड टू ब्रिंग हिज कंटिजेंटी फॉर द पीरियोडिक इंस्पेक्शन बिफोर द पर्सन जो है अपॉइंटेड बाय द एम्परर फॉर दिस पर्पस। अपॉइंट होने से पहले मनसब रैंक के जो है ये लोगों को अपनी कंटिजेंटी, जो भी अपने सवार हैं, जो अपने ज़ात है, उनको जो है इंपीरियल कोर्ट में लाना पड़ता था, और वहाँ एम्परर जो है उसकी जो है प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी। वहाँ पे जो घोड़े थे उन्हें केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता था, और सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के, जो बेहतरीन घोड़े हैं, अराबिक या इराकी घोड़े हैं, जो उन्हें सिर्फ एम्प्लॉय किया जाता था जो है सर्विस के लिए। आइडली जो है हर 10 कैवलरी मैन, एवरी 10 कैवलरी मैन का जो मनसबदार था उसको मेंटेन करने पड़ते थे 20 घोड़े,
ठीक है। वो मनसबदार, वो रैंक का जिसके पास 10 घुड़सवार हैं, उसको 20 घोड़े मेंटेन करने पड़ते थे। अब दिस वाज सो बिकॉज जो हॉर्सेज हैं हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च, और जो रिप्लेसमेंट है वो वर नेसेसरी इन द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, क्योंकि घोड़ों को भी तो रेस्ट देना है, एक के लिए दो हमेशा इसलिए डबल रखे हुए थे, क्योंकि भाई रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी जब जंग के समय आएगा, आराम भी देना पड़ेगा घोड़े को। और जो सवार था विद ओनली 1 हॉर्स वाज कंसिडर्ड टू बी ओनली हाफ ऑफ सवार। जिस सवार के पास, जिस घुड़सवार के पास सिर्फ एक घोड़ा है, उसे आधा घुड़सवार माना जाता था। तो मुगल कैवलरी की जो फोर्सेस है वो तब तक ही इतनी एफिशिएंट रहेंगी वन एज लॉन्ग एज कि 10-20 का रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजन ये भी बनाए गए थे जो कंटीजेंट्स हैं नोबल के, शुड बी मिक्स्ड वन इन डॉन फ्रॉम ऑल ग्रुप, मुगल, पठान, हिंदुस्तानी, राजपूत, कि ये जो लोग जो नोबल्स के द्वारा जो मनसबदार्स के द्वारा ये जो रिक्रूट किए गए हैं, ये जो है डिफरेंट रेसेस से होने चाहिए। मुगल्स भी होने चाहिए उसमें, पठान भी, हिंदुस्तानी भी, राजपूत भी, सब होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अकबर ने जो है कोशिश की कि कमज़ोर करने की जो ट्राइबलिज्म और जो पैरोकलिज्म है, मतलब कि जो एक कास्ट या एक किसी चीज़ से जो जुड़ाव है, जो इनडिस्क्रिमिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर करने की कोशिश। सिर्फ मुगल और राजपूत नोबल को ही अलाउ किया गया कि वो कंटिजेंटी एक्सक्लूसिव मुगल और राजपूत रखें। जो मुगल्स थे या फिर जो राजपूत मनसबदार्स थे या नोबल्स थे, सिर्फ उन्हें ही ये इजाज़त थी कि वो या तो सिर्फ मुगल या राजपूत को जो है रख सकते हैं, बाकी जितने भी जो है वो नोबल्स थे उन्हें मिक्स रखना पड़ा, कि सब रेसेस, सब ग्रीड, सब कास्ट से जो है लोग बिलोंगिंग करने वाले वो रिक्रूट होने चाहिए। लेकिन कोर्स ऑफ टाइम में जो मिक्स कंटिजेंसी जो है कि अलग अलग जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से लोगों को जो है रिक्रूट करना है, वो जो है एक जनरल रूल बन गया। अब जो है अपार्ट फ्रॉम जो है कैवलरी मैन और ये तीरंदाज जो बो मैन है, मस्कट जो बंदूक चलाने वाले हैं, बंदूकची, और सैपर्स हो गए और माइनर्स हो गए, जो ये नहीं कोयले की खदान मुँह में है ना, या फिर जो गुफाएं निकालते हैं, वो भी रिक्रूट हुए इन कंटिजेंट में। ठीक है, जो सैलरी थी वो कहीं ना कहीं वेरी करती थी, मतलब एक एवरेज सैलरी एक सवार की जो है 20 रुपये थी हर महीने। वहीं ईरानियन, तुरानीज और जो है वो रिसीव करते, तो उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी राजपूत और हिंदुस्तानियों से, जो इंडियन मुस्लिम से भी। हिंदुस्तानीज मतलब इंडियन मुस्लिम। अब जो इन्फेंट्री मैन था वो रिसीव करता था 3 रुपये पर मंथ। जो सैलरी, द सैलरी ड्यू टू सोल्जर वॉज एडिड टू द सैलरी मनसबदार, हु वॉज पेड बाई असाइनिंग टू हिम ए जागीर। अब जो सैलरी देनी है सोल्जर को, वो जो है वो मनसबदार जो है वो काम कर रहा, वहाँ उसको जो है देनी, उसके खाते में ऐड करती की जाती थी और उसे असाइन किया। जो वो मनसबदार को कैसे पे किया था, इसे एक जागीर दी जाएगी, जमीन जो है करेगा या रेंट पे देगा, वहाँ से कमाएगा। कभी कभी मनसबदार जो है उसको कैश में भी पेमेंट दी जाती थी। तो ये गलत नहीं है, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक, ये गलत है सोचना कि अकबर डिड नॉट लाइक दी जागीर सिस्टम एंड ट्राई टू डू विद इट। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक कि अकबर जो है उसे ये जागीर सिस्टम पसंद नहीं था और वो इसे ख़त्म करना चाहता था, बट फेल्ड है। ठीक है, इट वॉज रॉन्ग टू थिंक कि अकबर डिड नॉट लाइक द जागीर सिस्टम एंड ट्राई टू डू अवे इट, बट फेल्ड एज इट वॉज टू डीपली इंटरेस्ट। ठीक है, एक जागीर जो है वो डिड नॉट कन्फर्ट एनी, देखो कोई जागीर ये दी गई, अब ये ज़मीन का टुकड़ा किसी मनसब को दिया गया है कि इससे जो है आप जो है अपनी जो है रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो, या फिर इसे कल्टीवेट करो इस लैंड को, या फिर ये रेंट पे दो, या फिर यहाँ पे लोगों को बसाओ, या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करो, जैसा भी था। ये हेरिडिटरी राइट नहीं था ऑन होल्डर, और ना ही और डिस्टर्ब एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट इस एरियाज। ये ओनली मेंट के जो नहीं कि अब ये ज़मीन इसी की हो गई है, इट इज़ ओनली मेंट कि ये जो यहाँ से जो रेवेन्यू निकलेगा, जो रेवेन्यू ड्यू है इस एरिया से स्टेट को जाना चाहिए वो रेवेन्यू, वो जो बस। तो जो मंत्री सिस्टम था, जैसे जैसे ये डेवलप हुआ मुगल के अंडर, ठीक है, वाज एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव, बड़ा ही अलग और बड़ा यूनिक सा जो है सिस्टम था, जिसका कोई एग्जैक्ट पैरेलल कहीं पे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया नहीं था कोई ऐसा सिस्टम कहीं। जो ओरिजिन मनसबदारी सिस्टम का है वो कहीं ना कहीं हम जो है ट्रेस बैक कर सकते हैं चंगेज़ खान को,
जिसने ये ऑर्गेनाइज की थी अपनी आर्मी को डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे। मतलब जो लोएस्ट यूनिट है कमांड की वो 10 लोगों की होगी, जो हाईएस्ट यूनिट है तोमन जिसको बोलते हैं वो 10,000 लोगों की होगी, तोमान, जिसका कमांडर को जो है खान कहा जाएगा। तो मुगल जो है सिस्टम वो इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंट, कहीं ना कहीं मुगल सिस्टम, मंगोल सिस्टम जो है वो भी इन्फ्लुएंस था। जो मिलिट्री सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का, जितना हमने सुना है कमांडर से जो 100 of hundreds, commander of 100 सर्दीज 1000 हजार, और अंडर द सोर्स जो हु हैव नोबल हु वे डेजिग्नेटेड कमांडर ऑफ 20,000 10,000 5,000 सवार। तो कहीं ना कहीं ये मुगल मंगोल जो डेसिमल सिस्टम है वहाँ से कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड था। बट वी डू नॉट क्वाइट नो अबाउट द सिस्टम विच जो प्रेवलेंट था बाबर और हुमायूं के टाइम पे। हमें तो अकबर का जो है ये डिटेल में हमें पता चलता, हमें इतना नहीं पता चलता कि बाबर के टाइम या फिर हुमायूं के टाइम किस तरीके से आर्मी डिवाइडेड थी। अब पर्सन होल्डिंग ए रैंक बिलो 500 ज़ात जो होती है, 500 ज़ात से जो नीचे लोग रैंक होल्ड करते हैं उन्हें कहा जाता था वेर कॉल्ड मनसबदार। थोज बिलो 500 और बिलो 2500 उनसे कहा जाता था, 500 से लेकर 2500 के नीचे उनको अमीर कहा जाता है। और जो होल्ड करते थे रैंक जो है 2500 का या उससे ऊपर का उसे अमीर उम्दा कहा जाता था या अमीर आज़म। वो जो वर्ड मनसबदार है ये सम टाइम इनको कभी कभी यूज़ किया जाता था 3 कैटेगरीज में। अपार्ट फ्रॉम जो स्टेटस है मनसबदार का, जो उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी सिग्निफिकेंसी, एक अमीर या फिर एक अमीर व उम्दा कुड हैव अनदर अमीर और मनसबदार सर्व्ड अंडर हिम। तो इन अमीर या अमीर व उम्दा के अंदर भी नीचे जो है वो और मनसबदार भी सर्व करता होगा, बट मनसबदार कुड नॉट डू सो। ठीक है, सर्व अंडर हिम, बट थोज ए पर्सन जिसका रैंक जो है 5000 है कुड हैव अंडर हिम मनसबदार अप टू रैंक ऑफ 500 एंड वन विद द रैंक ऑफ 4000 कुड बी ए मनसबदार। देखो जिस मनसबदार का रैंक समझ लो 5000 है उसके अंडर जो है 500 वाला जो ज़ात वाला जो रैंक वाला मनसबदार है वो सर्व करता था। ठीक है, कुड हैव कर सकता था। वहीं 4000 के वाले के नीचे जो है 400 वाला जो है ज़ात वाला वो सर्व करता होगा, कुड हैव। तो ये जो कैटेगरीज है वो इतनी रिजिड नहीं थी। परहैप्स जो जनरली अपॉइंट किए जाते थे, परहैप्स एक पर्सन वेर जनरली अपॉइंटेड एट लो मनसब एंड ग्रेजुअली प्रमोटेड। पहले ये लो रैंक पे अपॉइंट किए होंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हुआ और प्रमोट हुआ होगा। डिपेंड करता है उनके मेरिट और कितना फेवर है उसको एम्परर का फेवर मिल रहा है। लेकिन ए पर्सन कुड ऑल्सो बी डिमोटेड एज ए मार्क ऑफ पनिशमेंट। सज़ा के तौर पे लोगों को डिमोट भी किया होगा। जो 5000 वाले को 2500 मनसबदार भी बना दिया होगा। ठीक है, समझे? वही 2500 वाले को जो है 500 वाला भी बना दिया। सज़ा के तौर पे भी अगर गद्दारी कोई गलती की जाती है तो थोज देर वॉज ओनली वन सर्विस इंक्लूडिंग बोथ जो है आर्मी मैन और सिविलियन। ठीक है, सिर्फ एक ही सर्विसेज थी जिसमें आर्मी मैन भी थे और सिविलियन। पीपल जो इंटर होते थे सर्विसेज में लोएस्ट रंग ऑफ लैडर पे, वो जो है वो इस उम्मीद में रहते थे कि वो पोजीशन ऑफ अमीर तक राइज करेंगे या इवन अमीर व उम्दा तक भी जाएंगे। हर बंदे की होती है कि मैं प्रमोट होके ऊपर जाऊँ। टू सच एक्सटेंड करियर्स वेर थ्रोन ओपन टू टैलेंट। तो कहीं ना कहीं जो है टैलेंट बेस्ड जो है करियर जो है वो था, बेस्ड ऑन मेरिट था। यहाँ पे गुंजाइश थी। अगर किसी और मेडिवल सोसाइटी की देखें तो यहाँ पे था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, मैं अपने टैलेंट के दम पे, मैं अपने हार्ड वर्क के दम पे जो है राइज होकर अमीर भी बन सकता हूँ एक नॉर्मल जो है सिपाही से। बहुत कम केसेस में होता होगा बट था, ऑप्शन था। ठीक है, इन एडिशन जो मीटिंग है पर्सनल एक्सपेंसेस की, जो अपने खर्चे जो होते हैं जो मनसबदार उसको मेंटेन करना पड़ता था। मनसबदार हैड टू मेंटेन आउट ऑफ हिज सैलरी एंड स्टिपुलेट कोटा ऑफ हॉर्सेज, एलिफेंट्स, बीस्ट ऑफ बर्डन, कैमल्स एंड म्यूल्स एंड क्राफ्ट। तो मनसबदार होल्ड ज़ात रैंक ऑफ 5000 हैड टू मेंटेन 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 कैमल। तो जो एडिशनल जो अपने मनसबदार के पर्सनल जो खर्चे होते हैं उसके साथ साथ उसको घोड़े, हाथी और जो ऊँट है, म्यूल्स हैं, कार्ट्स हैं, इन सब को जो है इनकी मेंटेन करके रखना पड़ता था। जिस मनसबदार का रैंक समझ लो होल्डिंग ज़ात रैंक जो है 5000 की ज़ात रैंक होगी, उसको 340 घोड़े, ठीक है, 100 हाथियाँ, 400 जो है ऊँट, 100 म्यूल्स खच्चर है ना, 160 जो है ये कार्ट्स ठेले, ये सारे मेंटेन करने पड़ते थे।
और बाद में तो जो है सेंटर जो है सेंट्रली मेंटेन होने लगे, लेकिन मनसबदार को इस मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा पे करना पड़ता था अपनी सैलरी से। जो हॉर्सेस थे घोड़े 6 कैटेगरीज में बांटे गए थे, और एलिफेंट्स को जो है 5 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो नंबर है कितने घोड़े हैं और उनकी क्या क्वालिटी है और एलिफेंट है, वो बड़े ध्यान से जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ था कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? दिस वॉज सो बिकॉज जो घोड़े और जो एलिफेंट्स हैं वो हाई ब्रीड के होते थे और वो ग्रेटली प्राइज्ड और वो कंसिडर किए जाते थे इंडिस्पेंसिबल और एफिशिएंट मिलिट्री मशीनरीज। क्योंकि घोड़े भाई मिडिवल इंडिया है, वहाँ पे जो है वहाँ पे इन चीज़ की वैल्यू होती थी ना, क्योंकि वॉर्स जितनी भी लड़ी जाती थी वो इन्हीं के थ्रू लड़ी जाती थी। ठीक है, एक एफिशिएंट मिलिट्री मशीन तो कैवलरी हो गई या हाथी हो गई, इनफैक्ट वो कुछ बेसिक जो है मेन बेसिस था आर्मी का उन दिनों। आर्टिलरी जो है, सिंस क्यों आर्टिलरी जो है ये बंदूकें और गोलियां जो है ये बड़ी रैपिडली डेवलप हो रही थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। जो तोहफे हैं, है ना, ब्लैक पाउडर है, गन पाउडर सॉरी, है ना, तो लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कॉप्स है वो बहुत ज़रूरी था फॉर मेकिंग एन आर्मी मोर मोबाइल। हाथी और घोड़े और ऊँट और ये म्यूल्स जो है ये बहुत ज़रूरी थे सामान और लोगों को जो है आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए उनके। और अब उनके खर्चे मीट करने के लिए जो मुगल मनसबदार थे उन्हें बड़ा अच्छा जो है सैलरी दी जाती थी। मनसबदार की जिसकी रैंक 5,000 है उसको 30,000 पर मंथ जो है सैलरी मिलती थी। एक मनसबदार जो 3,000 का है उसे 17,000 और जिन ऑफ 1,000, है ना, और वही जो 8,200 1,000 का जो रैंक का मनसबदार है उसे 8,200 रुपये पर महीने मिलते थे। इवन जो एक हम्बल सा शादी है वो अगर वो रैंक होल्ड करता 100 की, कुड गेट अप टू 7,000 पर ईयर। ठीक है, तो रफली क्वार्टर ऑफ जो सैलरीज है वो स्पेंड की जाती थी मीटिंग द कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट्स का। इवन देन जो मुगल मनसबदार हैं फॉर्म द हाईएस्ट पेड जो है सर्विसेज इन द वर्ल्ड। तो मनसबदार्स की जो है वो अगर वो कहीं भी मेडिवल हिस्ट्री में उस टाइम देखे तो वो हाईएस्ट पेड सर्विस थी पूरी दुनिया में। अब अकबर ने जो है जो लार्ज बॉडी थी अपनी कैवलरी मेंस की, जो घुड़सवार्स की, ये इनको अपना एज हिज बॉडीगार्ड अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ था। ही केप्ट उसने एक बड़ा तबेला घोड़ों का रखा हुआ था जिसमें मेंटेन करता था जो जेंटलमैन ऑफ ट्रूप्स थे। अच्छा, वहाँ पे देर वर पर्सन ऑफ नोबल लिनिएज हु डिड नॉट हैव मीन ऑफ रेजिंग ए कंटिजेंट और ए पर्सन हु हैड एन इम्प्रेस था। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो स्टेबल ऑफ फोर्सेज में, बहुत सारे लोग नोबल्स भी थे जो अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते थे, जो अपने पास इतनी जो है बड़ी कंटेंजेंसी नहीं रख सकते थे, वो भी वहाँ काम करते थे। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को शायद इम्प्रेस किया होगा, तो वो भी वहीं पे नौकर चाकर थे। तो दे वर अलाउड टू कीप 8 से 10 घोड़े रखने के लिए और रिसीव करते सैलरी 800 रुपये पर मंथ। देर वर आंसरेबल ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एम्परर को ही, जो बादशाह है उसी को ही आंसरेबल थे और किसी को नहीं। उनकी सेपरेट जो है मास्टर थी। ये लोग जो है कुड बी कंपेयर टू जो नाइट्स होते थे मेडिवल यूरोप में, उनसे कंपेयर किया जा सकता है जैसे पर्सनल बॉडीगार्ड। अकबर बड़ा घोड़ों का और हाथियों का बड़ा शौकीन था। उसने मेंटेन किया होता एक स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ आर्टिलरी। अकबर जो है स्पेसिफिकली जो बड़ा इंटरेस्टेड था गन्स में भी, उसने जो है डिटैचमेंट गन्स जो है तैयार करवाए जो कैरी की जा सके हाथियों पे या ऊँटों पे। ठीक है, देर वर ऑल्सो हैवी जो है सीज गन भी थी, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जो है ना तोहफे जो बड़े बड़े किलों को भेज सके। ठीक है, सम ऑफ देम वेर सो हैवी कि 100 से जो है 200 बैल जो है और बहुत सारे हाथीज जो है वो ज़रूरत पड़ते थे उन्हें खींचने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ लाइट एवलरी जो आर्टिलरी थी वो भी रखी हुई थी, हल्की गन्स भी। ठीक है, और जो हमेशा एम्परर के साथ चलती थी जब वो मूव करता था अपनी कैपिटल से बाहर। वी डू नॉट नो वेदर जो है हम इसके बारे में नहीं जानते कि अकबर का कभी भी कोई प्लान था कि कोई नेवी बनाने का या नहीं। ठीक है, कोई प्लान, एनी प्लान ऑफ बिल्डिंग ए नेवी हमें कभी नहीं पता चला। जो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी थो वो कहीं ना कहीं एक वीकनेस थी मुगल एम्परर की, कि एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी और वो कोई भी जो है वाटर में जो है या सी में जो है वो लड़ नहीं सकते थे। इफ अकबर के पास हैड द टाइम ही माइट हैव पेड अटेंशन टू इट। ही डिड बिल्ड एक एफिशिएंट जो है फ्लोटिलिया ऑफ वॉर बोट्स जो है जो यूज़ की थी ईस्टर्न कैंपेन में। ठीक है, तो वॉर बोट्स जो हैं जो दरिया में लड़ने के लिए वो बनाई थी उसने, जो ईस्टर्न बंगाल और इन एरिया को कॉन्कर्स करने के लिए यूज़ की थी। कुछ बोट्स जो थी अगर 30 मीटर लंबी, 30 मीटर से भी लंबी थी और वो डिस्प्लेस कर सकती थी 350 टन। ठीक है,
एक जगह से दूसरी जगह इतना ले जा सकती थी वजन। बाकी जो है उसने नेवी पे इतना ध्यान नहीं दिया। ये सारा सिस्टम था आर्मी और मनसबदारी सिस्टम का, किस तरीके से मुगल एम्पायर को जो है वो जो है अरेंज किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का। कोई हार्डली एनी चेंजेस जो है वो अकबर ने की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो है लोकल गवर्नमेंट जो परगानास थी, जो सरकार थी वो कंटिन्यू रही जैसे पहले थी। जो चीफ ऑफिसर था सरकार का वो फौजदार था और अमल गुजार था। जो फॉर्मर बीइंग इन चार्ज ये फौजदार जो है लॉ का चार्ज रखता था ऑर्डर का, और जो ये अमल गुजार था ये रिस्पॉन्सिबल था असेसमेंट करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए लैंड रेवेन्यू, ज़मीन से कितना जो पैसा आ रहा है। अब जो टेरिटरी थी एम्पायर की वो डिवाइड की गई थी जागीर, अच्छा खालिसा और इनम। जो इनकम थी खालिसा विलेज से, जो खालसा विलेज है वो डायरेक्टली रॉयल एक्सचेकर में जाती थी, मतलब ट्रेजरी में जाती थी सीरा, जो बैतुल माल जिसको कहते हैं उर्दू में। ठीक है, बैतुल माल ट्रेजरी भी जिसे कहते हैं, या रॉयल एक्सचेकर, तो मतलब जो ख़जाना था ख़जाने में जाता था। जो इनम लैंड था ये कहाँ से, खलीसा से, खालसा से, ठीक है, खालिसा विलेज से। जो इनाम लैंड थी वो वेयर थोज जो अलाउटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन, जो पढ़े लिखे और जो बड़े बड़े रिलीजन के, चाहे वो ब्राह्मण से चाहे वो जो बड़े बड़े काजी हैं, उनको दी जाती थी। जागीर जो थी वो अलॉट की जाती थी नोबल्स और जो मेंबर थे रॉयल फैमिली के, इंक्लूडिंग जो क्वीन थी। तो जागीर किन को दी जाती थी, जो रॉयल ब्लड के हैं, जो कजन्स हैं, या फिर क्वीन है, या फिर जो और बहुत प्रिंसेस हैं, नोबल्स हैं। ठीक है, इन लोगों को। जो अमल गुजार था वो क्या करता था, उसे ये रिक्वायर्ड था कि वो एक्सरसाइज करेगा जनरल सुपरविजन, इन सब चीज़ों पर निगरानी रखेगा। जितनी भी टाइप्स की जो इंपीरियल रूल्स और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ साथ जो असेसमेंट होती है, और कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू वेयर फॉलोड यूनिफॉर्मली। अब सिर्फ जो ऑटोनोमस राजाज हैं, जो आज़ाद हैं, मतलब जो अपना काम कर सकते हैं, जो मिलिट्री मुगल सोजनिटी के अंदर ही ऑटोनोमस राजा, उन्हें कंटिन्यू किया गया अपना ट्रेडिशनल जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनी टेरिटरी में। कि तुम जो है, जैसे समझ लो अगर राजा जो है मेवाड़ का जो है वो ऑटोनोमस है, ठीक है, अब ही इज़ रिक्वायर्ड कि वो जो ये टेरिटरी है ये है तो मुगल सुजनिटी के अंदर चलो, लेकिन ये ऑटोनोमस है कि ये अपना काम खुद से कर सकता है। तो वो जो है अपनी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम है वो रख सकता है। बाकी पूरे एम्पायर में जो है, ठीक है, पूरे एम्पायर में जो मुगल अथॉरिटी के द्वारा जो रेवेन्यू सिस्टम जो लागू किया जाएगा वो होगा सिर्फ जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं उनको छोड़कर। यहाँ तक कि इवन देयर जो है अकबर ने ये इनकरेज किया कि वो इंपीरियल सिस्टम जो है उसको जो है लागू करें। अब अकबर पेड ग्रेट अटेंशन जो है किसको, टू दी फॉलोइंग जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट। अकबर ने जो है अपना जो है ही सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो बेस था जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जो इवोल्व हुआ, जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इवोल्व हुई थी वही थी, लेकिन उसने बड़ी अटेंशन पे की। बट जो फंक्शन थे बहुत सारे डिपार्टमेंट के वो अलग अलग थे, वेरी करते थे, जितना दिल्ली सल्तनत में था और जो अब मुगल में था वो बड़ी केयरफुली रीऑर्गेनाइज दोबारा से किए गए और बड़ी मिटिशियसली जो है मिटिकुलसली जो है रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो दोबारा ले डाउन किए गए, किस तरह से जो है कंडक्ट ऑफ अफेयर्स होगा। कहीं ना कहीं उसने नया शेप और नई जो है ब्रीथिंग दी, नया लाइफ दे दिया इस सिस्टम को। जो सेंट्रल एशियन और जो तैमुराइड ट्रेडिशंस थे उनके हिसाब से वॉज हैविंग ऑल इन पावरफुल, जो वजीर जो था वो सबसे पावरफुल था, जिसके अंडर जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो काम करते थे, और ही वो एक प्रिंसिपल लिंक था, रूलर जो तख्त पे बैठा हुआ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इन कोर्स ऑफ टाइम एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो भी केम इन टू बींग। जो जुडिशरी था वो हमेशा से अलग था, लेकिन इन प्रैक्टिस जो कंसेप्ट था ऑल पावरफुल वजीर का, जो वजीर सबसे पावरफुल है, हैड बीन गिवन अप। वो कहीं ना कहीं जो है तैमुराइड डायनेस्टी और सेंट्रल एशियन लोगों ने अब जो है वो छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं वजीर जो है बड़ा एक्सेसिव पावरफुल हो रहा था, लेकिन इसकी कैपेसिटी एज ए वकील जो बैराम खान था उसने एक्सरसाइज की थी पावर एज ए ऑल पावरफुल वकील। तो अर्लियर पार्ट ऑफ जो उसकी लाइफ में, किसकी लाइफ में, अकबर की लाइफ में, ठीक है, बैराम खान ने ये रोल प्ले किया था वजीर का, कि वजीर सबसे ताकतवर था। ठीक
ठीक है। फिर क्या करता है ना, अकबर रीऑर्गेनाइज करता है ये जो सेंट्रल मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सेंटर को चला रही है, जो दिल्ली आगरा ये इस एरिया को चला रही है, समझ लीजिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन द बेसिस किस तरह डिवीजन करता है, पावर को डिवाइड करता है बिटवीन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, और उन पे चेक्स और बैलेंसेस लगाता है। जो पोस्ट थी वकील की, वो तो भाई बहराम खान के बाद जो उसे अबॉलिश कर दिया गया, अब नहीं होगी, खत्म। इसमें से सारी पावर्स और बिकेम लार्जली एक डेकोरेटिव पावर रह गई, क्योंकि डेकोरेटिव एक ऐसे ही डेकोरेशन की तरह पे एक वकील की पोस्ट रह गई, बाकी जो इसकी सारी पावर्स थी वो खत्म कर दी। ये पोस्ट जो है दी गई एक इंपॉर्टेंट नोबल्स को, टाइम टू टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट नोबल को देते रही है वकील की पोस्ट, बट दे प्लेड बहुत कम पार्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग प्ले करते थे। अब जो हेड था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो कहीं ना कहीं जो है कंटिन्यू टू बी वजीर, वही वजीर रहा। तो अकबर के भी अंडर जनरली जो वजीर था वो डिड नॉट होल्ड कोई हाई मनसब नहीं था, उसका कोई हाई रैंक नहीं था। जो बहुत सारे नोबल्स जो मनसब बने विच वेयर हायर देन हिम, तो वजीर से भी हायर जो है वो मनसब हुआ करते थे, तो मनसब की पोस्ट भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हेड करता था वही मनसब हेड करता, तो अल्टीमेटली जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी। तो ही वॉज नो लॉन्गर जो है एक प्रिंसिपल एडवाइजर जो रूलर का जो होता था मिडिवल इंडिया में, जो सेंट्रल एशिया में, जो तुर्क में, वो नहीं रहा। जितना ओटोमन एम्पायर में वजीर की पावर स्ट्रॉन्ग थी उतनी यहां नहीं थी। बट वन हु वॉज एक्सपर्ट ऑन रेवेन्यू अफेयर्स, लेकिन वही मनसब की पोस्ट हेल्ड करता था, वो एडवाइजर तो नहीं था, सलाह तो नहीं देता था बादशाह को, लेकिन वो जो है रेवेन्यू अफेयर्स का जो है, जो रेवेन्यूज के मैटर में, जो लेन देन के मैटर में जो एक्सपर्ट हो, उसी को जो है ये पोजीशन दी जाती थी। अब टू एम्फसाइज दिस पॉइंट, इस चीज पे जोर ध्यान देते हुए अकबर ने क्या किया, जनरली इसको टाइटल दिया दीवान या दीवान आला, इन प्रेफरेंस तो जो वर्ड वजीर है उसकी जगह जो है दीवान का टाइटल दिया या दीवान आला का टाइटल दिया। कभी कभी सर्वल पीपल वेर आस्क्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ दीवान जॉइंटली, बहुत बार जो बहुत से लोग जो है वो मिलकर जो है क्या करते थे, दीवान की पोस्ट जो है वो जॉइंटली हेल्ड करते थे। अब दीवान जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, जितना भी खर्चा हो रहा है या जितना भी इनकम हो रही है, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और हेल्ड टुगेदर ओवर जो चाहे वो खालसा है, जागीर है, इनम लैंड है, वो सारी चीज़ों को जो है इनकम और एक्सपेंडिचर इन चीज़ों का देखता था। जो हेड था मिलिट्री डिपार्टमेंट का उसे कहा जाता था मीर बख्शी, याद रखना मीर बख्शी। और ये मीर बख्शी जो है इट वाज मीर बख्शी ना के दीवान जो था, जो कंसिडरेबली जो हेड था नोबिलिटी का, कहीं ना कहीं मीर बख्शी जो था वो सारे नोबल्स का हेड था, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। देयरफॉर ओनली द जो लीडिंग गार्डनीज हैं वो अपॉइंट होते थे इस पोजीशन पे, बड़े बड़े लोग ही खाली। ठीक है। अब रिकमेंडेशन जो थी अपॉइंटमेंट टू मनसब के लिए या और फॉर प्रमोशन एटसेट्रा के लिए, वो जो है वो ये मीर बख्शी करता था। जो एम्परर जो बादशाह को जो है ये मीर बख्शी जो है ये करता था एडवाइस कि किसको अपॉइंट करना है, किसको प्रमोट करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब वंस द एम्परर जो है, वंस द एम्परर हैड एक्सेप्टेड ए रिकमेंडेशन, तो इट वाज सेंट टू दीवान के लिए कंफर्मेशन के लिए दीवान के पास भेजा जाता था। जब जो है एम्परर ने एक्सेप्ट कर लिया कोई रिकमेंडेशन, मीर बख्शी ने को रिकमेंड किया कि इसको मनसबदार बनाना है या इसको प्रमोट करना है, तो फिर क्या किया जाता था, भेजी जाती थी ये रिक्वेस्ट किसको, दीवान को, और फिर वो जो है और वो असाइन करता था जागीर इन लोगों को जो अपॉइंट किया गया है। तो जो सेम प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता था जो प्रमोशन के टाइम पे भी। ठीक है। अब जो मीर बख्शी था वो जो हेड था इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन एजेंसी का भी एम्पायर की। इंटेलिजेंट ऑफिसर जो बरिद्स होते थे और जो न्यूज़ रिपोर्टर होते थे, जो वाकया नाफिस होते थे, वो पोस्ट किए गए थे, पूरे एम्पायर में फैले हुए थे, और ये रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करते थे एम्पायर को एट द कोर्ट, किसके थ्रू, मीर बख्शी के थ्रू। तो इट विल थोज बी सीन के जो दीवान है और जो मीर बख्शी है वो सबसे वेर ऑलमोस्ट ऑन पर, ठीक है, बराबर पे थे, एंड सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, चेक और बैलेंस चेक करने में एक दूसरे को। जो तीसरी इंपॉर्टेंट ऑफिस थी, पहली हमने दीवान की पढ़ी, दूसरी हमने मीर बख्शी की पढ़ी,
ठीक है। तीसरी पोजीशन अब थी, वो थी क्या, मीर समन, सबसे बड़ा मीर समन। अब वो इंचार्ज था इंपीरियल हाउस होल्ड का, जो बादशाह के जो महल है उसका, ठीक है, इंक्लूडिंग जो सप्लाई, जितनी भी प्रोविजंस, जितनी भी आर्टिकल जो यूज़ चाहिए, हरम में चाहिए, औरतों को के अपार्टमेंट में जो जो चीज़ चाहिए वो सारी प्रोवाइड की जाएगी इसके द्वारा। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैन्युफैक्चर जो बनाई जाती थी रॉयल वर्कशॉप्स में, जिनको कारखाने कहते थे, इनमें बनाई जाती थी, हमने तुगलक के टाइम पढ़ा था। तो जो सिर्फ नोबल ही इंजॉय करते थे कंप्लीट कॉन्फिडेंस एम्परर का जो अपॉइंट किया जाएगा इस ऑफिस में, कोई नोबल ही जो कंप्लीट कॉन्फिडेंस जिसका एम्पायर का, जिसका भरोसा है एम्परर को, वही अपॉइंट किया जाता था इस ऑफिस में, मीर समन को। अब जो मेंटेनेंस है ऑफ अटीक एट द कोर्ट, और जो कंट्रोल है रॉयल बॉडीगार्ड का एटसेट्रा, वेयर ऑल अंडर द ऑल ओवरऑल सुपरविजन जो है ऑफिसर्स की, वो सारी देखरेख यही करता था। चौथा जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था वो थी जुडिशियल डिपार्टमेंट, जिसको हेड करता था चीफ काजी। ये पोस्ट जो है समटाइम जो कंबाइन होती थी विद दैट ऑफ चीफ सरदार, जो रिस्पॉन्सिबल था चैरिटी के लिए, जो रिलीजन के रिलीजियस चीज़ों के लिए, जो पैसा देना शेना, जो भेंट करनी, इन चीज़ों के लिए। तो ये पोस्ट जो है वो कैरी होती थी कंसिडरेबली, यहाँ पावर और पैट्रोनेज थी। अगर ये किसी दूसरे के ख़राब हाथों में हो जाए तो यहाँ करप्शन हो सकती है, ठीक है। एंड अकबर जो वेलेंटली चीफ था, वेनेलिटी ऑफ अकबर जो चीफ काजी था वो था अब्दुल नबी। तो आफ्टर जो है इस इंस्टीट्यूटिंग ए केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ ग्रांट हेल्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, अकबर जो है वो सेपरेट द इनम लैंड फ्रॉम द जागीर और खालसा लैंड एंड डिवाइड द एम्परर इनटू 6 सर्कल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट इनम लैंड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब दो फीचर जो इनम ग्रांट के थे वो नोटवर्दी थे। पहला कि अकबर ने मेड इट डेलिबरेट पार्ट ऑफ अपनी पॉलिसी का, जानबूझ के एक पार्ट बनाया था कि जो ग्रांट है इनम लैंड की, जो हमने पढ़ा इनम की ज़मीन है, टू ऑल द पर्सन, वो दी जाएगी उर रिस्पेक्ट ऑफ उसका क्या रिलीजियस फेथ है। मैंने बताया ना, इनम लैंड जो रॉयल को दी जाती थी, जो नोबिलिटी को दी जाती थी लैंड, ठीक है, वो जो जिनको भी बांटता था, जो रॉयल या नोबल्स थे, उनके बिना उसके मज़हब का, वो कौन सी बिलीफ से है, वो कौन सा मज़हब से बिलोंग करता, वो दे देता था। सेकंड जो है, अकबर ने ये रूल बना दिया कि जो हाफ ऑफ जो इनम लैंड है वो कंसिस्ट की जाएगी कल्टिवेबल जो वेस्ट लैंड है। तो जो इनम होल्डर हैं उन्हें इंकरेज किया गया कि ये कल्टीवेशन को एक्सटेंड करें, जो लैंड ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है उनको भी कल्टीवेशन में लाएं। तो आधी जो इनम लैंड थी वो अनकल्टिवेटेड लैंड थी, जिस पे कोई खेती नहीं हो रही थी, इंकरेज करने के लिए खेती बढ़ने। तो इन ऑर्डर टू मेक हेल्प एक्सेसिबल टू द पीपल एज वेल एज टू मिनिस्टर, अकबर ने जो बड़ा केयरफुली डिवाइड किया हुआ था अपना वक्त, जो उसका दिन स्टार्ट होता था एम्परर का अपीयरेंस एट द झरोका, जो पैलेस की खिड़की है उससे जो है बाहर वो जो है वो सामने आता था, जहाँ लोग, बड़े लोग इकट्ठे हुए थे डेली, वो जो है बादशाह को देखने के लिए, अपनी पटिशन देखने के लिए, अपनी शिकायतें लगाने के लिए। अगर कोई है, ये पटिशन जो है वो इमीडिएटली ओपन दरबार होता था, दीवाने आम होता था, वहाँ पे वो सबकी सुनता था। कब? 12 बजे तक, मिड डे तक। अब एम्परर देन रिटायर टू हिज अपार्टमेंट, खाने पीने और रेस्ट के लिए जो है अपने अपार्टमेंट में चला जाता था। अब सेपरेट टाइम जो है एलोकेट किया हुआ था मिनिस्टर्स को फॉर कॉन्फिडेंशियल जो है कंसल्टेशंस। जो मिनिस्टर जो थे वो जनरली कॉल्ड टू द चैम्बर विच वर सिचुएटेड नियर अकबर की जो बाथिंग अपार्टमेंट, जो गुसल खाने से वहाँ पे थे। इन कोर्स ऑफ टाइम जो है एक प्राइवेट चैम्बर भी था जहाँ सलाह मशवरा होता था, ठीक है। अकबर ने डिवाइड किया था अपना एम्पायर 12 सूबों में, 1280 में डिवाइड किया उसने 12 सूबे में, प्रोविंसेस में अपना एम्पायर। वो कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। और जो गवर्नर थे, सूबेदार थे, और एक दीवान, एक बख्शी, एक सरदार, एक काजी और एक वाक़िया नाविस जो है, नफिस या न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो अपॉइंट किए गए थे इन सारे प्रोविंसेस में। ये ऑर्डरली जो है गवर्नमेंट को, दिस ऑर्डरली गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, वो एक्सटेंड किया गया प्रोविजन। तो कितना बेहतरीन सिस्टम है। दीवान, सूबेदार, नफ्स, सरदार, काजी, वक़फ़, नाफिस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं, और सारी प्रोविंसेस जो हैं वो वेल एडमिनिस्टर्ड है। इस तरीके से जो है एम्पायर को चलाया जाता था, ठीक है। विद राजपूत्स, देखो अकबर का जो रिश्ते थे राजपूत के साथ हैव बीन सीन अगेंस्ट एक वाइडर बैकग्राउंड जो है मुगल की जो पॉलिसी थी, ये पावरफुल राजा और इन ज़मींदार के खिलाफ जो है टूवर्ड कंट्री, ये हम इससे बड़ा बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। जब हुमायूं इंडिया आया और ही एम्बार्क्ड अपॉन एक डिलिबरेट पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू विन ओवर दीज एलिमेंट्स, वो भी
इन्हीं रास्तों पे चला कि ये जो एलिमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट राजा, जो ज़मींदार हैं मुल्कों के, जो इंपॉर्टेंट एलीट्स हैं, इनको अपने फेवर में कैसे लाया जाए। जैसे अब्दुल फजल एक हिस्टोरियंस हैं, सेज इन दिस ऑर्डर टू सूथन द माइंड ऑफ द ज़मींदार्स ही इंटर्ड इनटू ए मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद देम, कि उनके दिमागों को जो है नरम करने के लिए या स्मूथ करने के लिए वो जो है उनके साथ जो है उसने मैट्रिमोनियल रिश्ते बनाए, मतलब बेटे का, खुद के, ये फैमिली मैरिजेस किए। तो जब जमाल खान मेवती जो है, जो कज़न है हसन खान का, हसन खान मेवती का, जो वन ऑफ द जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ज़िम्मेदार था, इंडिया का ग्रेट ज़िम्मेदार था, उसने सबमिट कर दिया हुमायूं को। तो उसने अपनी एक ब्यूटीफुल अपनी लड़की की शादी जो है, ही मैरिड वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर हिमसेल्फ, किससे, एंड मैरिड द जो यंगर सिस्टर है टू बहराम खान, बेटी की शादी जो हुमायूं से और जो बहराम खान से, जो यंगर सिस्टर के। इन कोर्स ऑफ टाइम अकबर ने भी जो है ये एलाबरेट की, इस पॉलिसी को एक्सपेंड और एलाबरेट किया। बारह महल जो रूलर है एम्बेर का, ही कम टू अकबर कोर्ट एट आगरा और इमीडिएटली आफ्टर ही सक्सेशन, जैसे ही अकबर तख्त पे बैठता वो आता है, एंड ही हैड मेड ए फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द यंग किंग फ्रॉम व्हेन, एक इंप्रेशन बना लिया एक जवान जो है बादशाह पे, और एंड व्हेन पीपल वर रनिंग हेल्टर शेल्टर फ्रॉम द मेडन एलिफेंट, जो राजपूत अंडर द बहमर खान स्टूड फर्म। तो इन 1562 में क्या होता है, जब अकबर जो है अजमेर जा रहा था, ही लर्न कि जो बारामल है उसको हरास किया गया है लोकल मुगल गवर्नर के द्वारा। तो बारामल जो है ने पर्सनली जो है वो अकबर के पास जाता है, एंड सिमिटेड वो अलायंस बनाता है ताकि अपनी छोटी बेटी की शादी करवा के, किससे, हिज यंगर डॉटर, बाई मैरिंग हिज यंगर डॉटर हरका बाई को अकबर के साथ जो है शादी करा। तो मैरिज जो है मुस्लिम रूलर और डॉटर जो हिंदू के बीच में, वो इतनी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। बहुत से केसेस होते हैं ऐसी अलायंस के जहाँ वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में 15 और 16 सेंचुरी में ये चीज़ें हुई हैं। मलदोई जो एक पावरफुल जो रूलर था जोधपुर का, हैड मैरिड हिज डॉटर, जो बाई कनका है, सुल्तान महमूद के साथ, जो है महमूद गुजरात का है, ठीक है। और एक और को लाल भाई के साथ, सुर रूलर के साथ, प्रोबेबली जो इस्लाम शाह सुर था, जो इस्लाम जो इसका उसका लड़का गया, शेर शाह सूरी का लड़का, बारामल हिमसेल्फ हैव मैरिड एल्डर डॉटर टू हाजी खान के साथ, पठान था, हु हैज़ बिन, जो वर्चुअल रूलर था अलवर का आफ्टर द डेथ जो इस्माइल शाह सूर का था। तो ये मैरिजेस वेर कॉमन। मोस्ट ऑफ जो ये शादियाँ थी हैड नॉट लेड टू कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई स्टेबल पर्सनल रिलेशनशिप का नहीं हुआ इन फैमिलीज़ में, ठीक है। ये गर्ल्स जो थी वो जनरली लॉस्ट टू देयर फैमिली एंड नेवर केम बैक आफ्टर द मैरिज, कंप्लीटली लूज कर दी थी और कभी वापस अपने फैमिली में नहीं आए। अकबर की डिफरेंट पॉलिसी थी, उसने कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम दी थी हिंदू वाइफ्स को, और हिंदू अपनी जिसकी जो जितनी भी उसकी हिंदू वाइफ्स थी कि वो जो है अपने रिलीजन को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये नहीं कि वो मुस्लिम रिलीजन अख्तियार कर लेंगे, ठीक है। एंड गेव एक इज्जत वाली जगह दी अपने पैलेसेस में टू देयर पेरेंट्स और उनके रिलेशन ऑफ नोबिलिटी। तो बड़ा महल जो है उसको जो है हाई ग्रैंडी बनाया। उसके सन जो है, जो भगवत दास है, वो 5000 रैंक का जो है बन गया मनसबदार, एंड हिज ग्रैंड सन तो मान सिंह, जिसको 7000 रैंक का। तो ये रैंक जो है वो अकॉर्ड की गई अकबर के द्वारा टू ओनली वन अदर नोबल, अजीज़ खान कोका, जो 7000 नोबल का। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं अकबर ने जो है ये स्पेशल रिलेशनशिप्स पे बड़ा एम्फसाइज किया, ठीक है। तो जब अकबर जो है वह डैश टू गुजरात और भरा महल जो है उसको प्लेस किया गया, चार्ज आगरा का चार्ज दिया गया जब जो कन्क्वेस्ट कर रहा था गुजरात की, कौन, अकबर। तो ये दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस और कितना बिलीफ था उनके बीच में। वे जहाँ पे सारी रॉयल लेडीज़ जो थी रह रही थी आगरा में, तो एक साइन, एक सिग्नल है ऑनर का, इज्जत का, जो नोबल्स को दिया गया, जो आइदर जो है रिलेशन में थे या उन पे कॉन्फिडेंट था एम्पायर का। बट अकबर जो है डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एज ए प्री कंडीशन। उसने ये रिलेशनशिप के हम मेरे साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाओगे, मेरे साथ ऐसा मैरिजेस अलायंस बनाओगे तभी जो है, उसने कभी नहीं कहा कोई मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वेर इंटर्ड इनटू वेयर हद्स ऑफ रणथंबोर, नो मैट्रिमोनियल, किसी तरह का भी जो है रणथंबोर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं था। येट वो रिमेन हाई इन अकबर के फेवर में हमेशा रहे। जो राव सुरजन हादा था उसको प्लेस किया गया चार्ज जो घर का तंग था। वो मैंने आपको एक क्वीन की कहानी बताई थी जो मध्य प्रदेश में सेंट्रल में एक किंगडम था जो 2000 मनसब के रैंक तक आ गया था। सिमिलरली कोई मैट्रिमोनियल अलायंस में नहीं था रूलर ऑफ सिरोही या बंसवारा के साथ जब उन्होंने सबमिट किया था अकबर को लेटर ऑन। तो अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं कंबाइंड थी विद द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के साथ।
ये जो रिलीजियस टॉलरेंस थे कि सब रिलीजन को जो है वो इक्वली ट्रीट करने का, ठीक है, कोई किसी भी रिलीजन से हो उसको कोई फेवर या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मुगल अथॉरिटीज़ को मान रहे हैं। तो 1564 में उसने जिजिया जो है, जो हिंदूज़ पे था टैक्स, वो भी वो है अबॉलिश कर दिया, विच वाज समटाइम जो यूज्ड ओलामा के द्वारा किया जाता था नॉन मुस्लिम्स को जो ह्यूमिलेट करने के लिए, और उसे कंसीडर किया जाता है एक सिंबल जो है मुस्लिम डोमिनेशन का और सुपीरियरिटी का। उसने अर्लियर जो है पिलग्रिमेज टैक्स को भी जो है अबॉलिश कर दिया था। जो प्रैक्टिस जो फोर्सेबल कन्वर्जन की थी प्रिजनर ऑफ वॉर, वो भी ख़त्म कर दिया कि जो कैद किए जाते हैं वॉर के टाइम पे, जो पीपल्स हु वेयर कैप्चर्ड and they were converted into Islam, that thing was also being abolished during the reign of Akbar. Okay, अब आता है फॉलोइंग द कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़ मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर थे, उन्होंने अकबर की सुजनिटी एक्सेप्ट कर ली थी चित्तौड़ के जैसे ही, चित्तौड़ पे चढ़ाई के बाद, और उन्होंने जो है पर्सनली आकर मिले भी थे इनसे। जो रूलर था जैसलमेर का, बीकानेर का, वो भी इंटर्ड हुए मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में अकबर के साथ। जो ओनली स्टेट, सिर्फ एक अलौती स्टेट जो है स्टेडी फास्ट रिफ्यूज़ कर दी जिन्होंने एक्सेप्ट करना मुगल सोजनिटी, वो थी मेवाड़, ठीक है। ऑल थ्रू जो चित्तौड़ था और जो प्लेन एरियाज थे अराउंड इट, वो जो है मुगल डोमिनेशन के अंडर आ गए थे। उदयपुर जो है और जो हिली जो पहाड़ी इलाका है, जो लार्जेस्ट पार्ट जो मेवाड़ का बनाता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे, किसके, राणा के कंट्रोल में रहे। तो इन 1572 जो राणा प्रताप है वो सक्सीड करते राणा उदय सिंह को गद्दी पर, और एक सीरीज़ ऑफ एम्बेसीज जो है वो भेजी जाती है अकबर को, किसके द्वारा, राणा प्रताप के द्वारा, ताकि उसको मनाया जाए कि वो ताकि एक्सेप्ट कर ले मुगल सुजर्निटी, और वो पर्सनली आके उससे मिले। ये एम्बेसीज इंक्लूड कर दी थी, जो एक लीड की गई थी लेड बाय मान सिंह, जो कर्टेसिली जो है रिसीव किए राणा के द्वारा। अब जो स्टोरी है कि ही इंसल्टेड मान सिंह इज़ नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट, ये कोई सच नहीं है कि उसने मान सिंह को जो है, ठीक है, मान सिंह को क्या किया था, इंसल्ट किया था। ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं, ये बड़ा अनकरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ राणा, जो हमेशा बिहेव बड़ा श्रिवलेसली और कोटेशियस मैनर में, बड़ा बेहतरीन इज्जत और मैनर में जो है बिहेव करता था, नॉट इवन टूवर्ड्स अपने ओपोनेंट के, तो टूवर्ड्स भी ऐसा बदतमीजी से नहीं पेश आता था। तो मान सिंह की जो है एम्बेसी है वो फॉलोड बाई वन अंडर एक भगवत दास के थ्रू आते हैं लोग मिलने उनसे, और एक राजा जो है तोदरमल के था। एट वन टाइम इट सीम कि राणा जो है वो प्रिपेयर्ड था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ही पुट एक इंपीरियल रोब जो है वो भेजता है अकबर को, और फिर अपने बेटे अंबर सिंह को जो है कोर्ट में भेजता है भगवत दास के, कि वो अकबर से मिले और एक्सेप्ट करे उसकी सर्विसेज। बट कोई फाइनल एग्रीमेंट में कुड नॉट बी रीच, और जो प्राउड राणा थे अपने वाज नॉट प्रिपेयर्ड, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए जो अकबर की डिमांड थी कि वो पर्सनली आके उनसे मिले। ऑल्सो इट सीम्स कि मुगल जो है वो चाहते थे कि चित्तौड़ जो है वो चाहते थे कि चित्तौड़ पे अपना कंट्रोल रखे। ये चीज़ जो है राणा को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इन अर्लियर 1576 जो है अकबर मूव करते हैं टू अजमेर और डिपोटेड राणा मान सिंह 5000 की फोर्स के साथ कि कैंपेन की जाए अगेंस्ट राणा, मान सिंह को भेजते हैं। इन द एंटिसिपेशन ऑफ दिस मूव, अब इस मूव को देखते हुए राणा हैज़ डिवास्टेटेड, उसने अपनी जितनी भी कंट्रीज थी अप टू चित्तौड़ तक उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, सो दैट कि मुगल माइट, तो मुगल्स को कोई खाना ना मिले, कोई फूड, कोई चीज़ ना मिले। और ही हैड ऑल्सो फोर्टिफाइड, ने सारे पासेज और हिल्स को जो है वहाँ किलाबंदी कर दी थी। तो एक फ्यूरियस बैटल दोनों तरफ से लड़ी गई हल्दी घाटी में, एक नैरो डिफाइल लीडिंग जो कुंभलगढ़ की तरफ रास्ता जाता है ना, विच वाज देन जब जो राणा का जो है कैपिटल सिटी भी थी। अब अपार्ट फ्रॉम कुछ सेलेक्टेड राजपूत फोर्स, राणा को जो है राणाज वेन जो है कंसिस्ट ऑफ कुछ अफगान कंटीजेंट भी थे जो हाकिम खान सुर के द्वारा लीड किए जाते। तो जो बैटल थी हल्दी घाटी की, वो सिर्फ वाज नॉट ए स्ट्रगल, कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में स्ट्रगल नहीं थी, क्योंकि वहाँ राणा की जो है उसमें जो है अफगान्स भी थे, और यहाँ पे जो है मान सिंह लीड कर रहा था मुस्लिम कंटिजेंसी को। तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी, और ना ही कोई इंडियंस और फॉरनर के बीच की लड़ाई थी। तो इस स्मॉल फोर्स जो भील हुम राणा हैड बिफ्रेंडेड ऑल्सो प्रेजेंट, तो राणा की फोर्स वाज पुट एट 3000 और ऑन स्लट बाय राजपूत एंड अफगान्स थ्रू द मुगल फोर्सेस को जो है डिसरे में पूरी तरीके से डाल दिया था। लेकिन रूमर ये है कि अकबर जो है वो पहुंच जाता है इन पर्सन और रैलिड विद देम, और ये फ्रेश जो मुगल रीइंफोर्समेंट है ये बैटल की जो है पूरी तरीके से जो है टाइड को जो है पलट देते हैं, बिगेन टू टर्न अगेंस्ट राजपूत। और सीइंग दिस जो राणा एस्केप कर जाते हैं, और मुगल फोर्स जो है वो भी थकी हुई थी, वो है ना टू टाइड टू, इतने थके हुए थे वो उनको जो है उनका पीछा नहीं कर पाई। कुछ देर बाद दे एडवांस और पास और ऑक्यूपाई कर देते हैं गोकुंडा,
एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो इवेंचुअली राणा के द्वारा खाली किया गया जाता है पहले ही। अब ये जो है दिस वॉज द लास्ट टाइम जब राणा जो है इंगेज होते एक पिच बैटल में मुगल्स के साथ। हिंस फोर्थ ही रिस्टोर्ड, वो गोरिल्ला वॉरफेयर का मेथड जो है अपनाता है, अटैक करो छुप जाओ, अटैक करो छुप जाओ, ठीक है। जो हार थी हल्दी घाटी की, उसने जो है राणा प्रताप को कमज़ोर नहीं किया। तो राणा प्रताप का अब भी रिजोल्व था कि वो लड़ेगा अपनी आज़ादी के लिए। होवेवर जो कॉज फॉर विच ही स्टूड हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट, क्योंकि जितनी भी मोस्ट ऑफ द जो स्टेट थी, राजपूत स्टेट थी, उन्होंने मुगल सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था भाई हिज पॉलिसी के वो इंडक्टिंग के मुगल राजाज को जो है मुगल सर्विसेज में उसने भर्ती कर लिया अकबर ने, और उनको ट्रीट करने लगा अपने बराबर जो मुगल ग्रैंडियर से, बाकी जो मुगल नोबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू एक ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेंस थी अपने सब्जेक्ट्स पे, वो रिलीजन पे भी कोई जो है रोक टोक नहीं कर रहा था। अब राणा को ऐसा कोई कारण ही नहीं दे पा रहा था, तो अकबर ने कहीं न कहीं अपनी अलाइंसेस जो थी राजपूत के साथ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी। हालांकि राणा प्रताप जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसके सामने बो डाउन बिफोर द मुगल्स एंड हैड लिटिल इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट विच रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर द स्मॉल स्टेट टू स्टैंड आउट फॉर एज लॉन्ग इन द फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं राणा के रिफ्यूज़ करने से भी कि वो नहीं झुकेगा, इससे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी भी राजपूत स्टेट्स थी कहीं ना कहीं वो इतनी छोटी, इम्पॉसिबल था इतनी छोटी स्टेट्स के लिए कि वो एकदम इंडिपेंडेंस के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके। अब मोर एवर बाई अलोइंग जो ये लार्ज जो राजपूत जो मेजर ऑफ जो ऑटोनॉमी है राजपूत राजाज की, अकबर ने एस्टैब्लिश किया एक एम्पायर जहाँ राजपूत राजा डिड नॉट कंसीडर्ड हार्मफुल टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट। अब राणा प्रताप का जो नाम मानना और जो उसकी नाराज़गी और जो बगावत था माइटी मुगल एम्पायर की, ऑलमोस्ट अलोन, बिना किसी राजपूत स्टेट की हेल्प के, एक ये भी एक ग्लोरियस एक कहानी बताता है हमें, सागा बताता है राजपूत की जो बहादुरी का, उनकी स्पिरिट, उनकी सेक्रीफाइसेस का, जो एक उनका एक बड़ा चेरिश प्रिंसिपल है उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानियों का। राणा प्रताप के जो मेथड थे स्पोडिक वॉरफेयर का, वो बहुत बाद में एलिबरेट किए गए मलक अंबर के बाद, जो दक्कन जनरल था, एंड बाई शिवाजी, उनके द्वारा भी ये चीज़ें बाद में यूज़ की गई। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये इतनी ज़रूरी नहीं है हमें डिस्कस करना जो डिटेल में जो स्ट्रगल थी अकबर और प्रताप की, क्योंकि कुछ वक्त तक फॉर सम टाइम अकबर ने बड़ा प्रेशर डाला जो है और राजास पे, जो मुगल्स थे उन्होंने ओवर रन कर दिया, जो दुर्गापुर है, जो बंसवाड़ा है, सिरोही है, ये सब जीत लिए, ठीक है, जो एक डिपेंडेंट एलाई थे मेवाड़ के और जो राणा प्रताप को सपोर्ट करते थे, और जितने भी है सपोर्ट करते थे राणा प्रताप। अकबर ने कंक्लूड कर ली एक सेपरेट ट्रीटी इन स्टेट्स के साथ कि, और कहीं ना कहीं इसने फर्दर मेवाड़ को और अलग कर दिया। अब राणा जो है वो वॉज हंटेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, फ्रॉम वैली टू वैली, जंगलों से पहाड़ों से हर जगह उसको ढूंढा जा रहा है। दोनों कुंभलगढ़ और उदयपुर वो भी मुगल्स ने ऑक्युपाई कर ली। अब जो राजा से वो अंडरवेल्ट हार्ड जो है ग्रेट हार्डशिप, द राजा वेंट, राणा जो बड़ी मुश्किलों से, एंड थैंक टू सपोर्ट जो भील चीफ है उसने कंटिन्यू रखा अपना ये डिफाइंस। मुगल प्रेशर जो है वो रिलैक्स हो गया 1579 ड्यू टू एक सीरियस जो एक बगावत हो गई थी बिहार और बंगाल में, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट कुछ रिफॉर्म्स जो अकबर ने किए थे। अब अकबर का हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम जो है उसको मेड इन इनकर्जन इनटू द पंजाब इन ऑर्डर टू फिश द ट्रबलिंग वाटर। अब ये पंजाब और बंगाल में जो बगावत चल रही थी, जो फूट चल रही थी, इसमें मिर्ज़ा हाकिम को एक मौका मिल गया कि वो पंजाब में घुसे इस ट्रबल्ड वाटर में, ठीक है, और जीत ले। लेकिन अकबर हैड टू फेस मोर सीरियस इंटरनल थ्रेट। 1585 में अकबर जो है वो लाहौर की तरफ जाता है इस सिचुएशन को देखने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में हो रही है, जो बहुत डेंजरस होती जा रही थी। वो वहाँ पे वो नेक्स्ट 12 साल तक वहीं रहता है। कोई मुगल एक्सपीडिशन जो है वो नहीं भेजा जाता राणा प्रताप के तक आफ्टर 1585 में। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के राणा प्रताप रिकवर कर लेता अपनी बहुत सारी टेरिटरी, इंक्लूडिंग कुंभलगढ़, कुछ एरिया जो है चित्तौड़ के नज़दीक भी, बट वो रिकवर नहीं कर पाया चित्तौड़ इटसेल्फ। अब इस पीरियड में उसने एक नई कैपिटल बनाई, चावांद, एक जो मॉडर्न जो दुर्गापुर है उसके नज़दीक, ठीक है, और ही डाइड इन 1597 में, वो मर जाता है एक यंग एज एट 51 ड्यू टू कोई इंटरनल इंजरी होती है अकर टू हिम वाइल वो ट्राइंग टू एक स्टिफ बो को निकालते हुए अपने जिस्म से, तो इंटरनल इंजरी की तरफ से मर जाता है। अपार्ट फ्रॉम मेवाड़, अकबर ने जो है हैड टू फेस अपोजिशन, मारवाड़ का अपोजिशन भी देखना पड़ा एज वेल। फॉलोइंग द डेथ ऑफ मलदोई इन 1562 देर वाज, वहाँ एक लड़ाई थी सक्सेशन की उनके बेटों मलदोई के लड़कों के बीच में कि कौन बैठेगा मारवाड़ की गद्दी पे। जो यंगर सन था मलदोई का, चंद्रसेन, हु वाज ऑल्सो जो फेवरेट सन भी था क्वीन ऑफ मलदोई का, वो सक्सीड करता है गद्दी पे।
अब ड्यू टू प्रेशर मुगल्स की वजह से ही हैड टू गिव पार्ट ऑफ हिज कंट्री इन पट्टा टू एल्डर ब्रदर, तो अपने भाइयों को भी हिस्सा देना पड़ा। बट चंद्रसेन जो है डिड नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट फॉर सम टाइम, और वो रेबेलियन में उतर आता है। तो अकबर अब नाउ टुक मारवाड़, अपने डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहता है मारवाड़ को, और पॉसिबली ये भी एक रीज़न था वॉज इज डिसाइड कि वो सेफगार्ड करे मुगल की सप्लाई रूट जो है गुजरात तक, जो पास करती है जोधपुर के थ्रू। तो कॉन्क्वेस्ट के बाद अकबर अपॉइंट करता है राय सिंह ऑफ बीकानेर को कि वो जोधपुर को की देख रेख करेगा। अब चंद्रसेन इस चीज़ को रेजिस्ट करता है बड़ी बहादुरी से और गुरीला वारफेयर भी करता है, बट कुछ वक्त के बाद वो रिफ्यूज लेता है मेवाड़ में। इवन देयर उसको भी हंट किया जाता है प्लेस टू प्लेस बाय मुगल, ही वो मर जाता है 1581 में। और कपल ऑफ ईयर के बाद अकबर जो कन्फर्म करता है कि जोधपुर किसके ऊपर, उदय सिंह को दे देता है जोधपुर, और जो एल्डर ब्रदर होता है चंद्रसेन का। अब अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकतवर करने के लिए, उदय सिंह जो है अपनी लड़की की शादी करवाता है जगत गोसन और जोधाबाई की, किससे, अकबर से। ठीक है, एज शी केम टू बी कॉल्ड टू द अकबर्स एल्डर सन सलीम। अब अनलाइक डोला फॉर्म फ्रॉम अर्लियर मैरिज, जो ब्राइड ग्रूम्स की पार्टी थी वह सेंट टू राजास हाउस इन बारात, एंड नंबर ऑफ जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया। और दिस हैपन जब अकबर जो है वो लाहौर में था। अब अकबर ऑल्सो हैज़ ए क्लोज रिलेशनशिप, जो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप द बीकानेर के और बूंदी के साथ भी, वहाँ के रूलर्स के साथ भी, जो वेरियस कैंपेन्स में जो है विद डिस्टिंक्शन उन्होंने काम किया, बेहतरीन। 1593 में जब उसका सन इन लॉ जो है रॉय सिंह और बीकानेर का मरता है ड्यू टू फॉल फ्रॉम एक पालकी से गिरकर, तो अकबर जो पर्सनली टू राजाज के हाउस में जाते हैं उसको जो है सहानुभूति देने के लिए, कंसोल करने के लिए, और डिज्यूड ही हिज डॉटर फ्रॉम परफॉर्मिंग सती, और वो सती परफॉर्म करने वाली होती है उसको रोकते हैं एज हर चिल्ड्रन वेरी यंग, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे। तो राजपूत पॉलिसी जो थी ऑफ अकबर बड़ी बेनिफिशियल प्रूव होती है मुगल स्टेट्स के लिए भी एज वेल एज राजपूत्स के लिए भी। ये अलायंस जो सिक्योर की गई मुगल एम्पायर्स ने, जो ब्रेव सोल्जर्स थे यहाँ की, उनकी हेल्प ली गई, तो ये लॉयल्टी जो राजपूत की थी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना इतने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि इनको एक ब्रेव वो सोल्जर्स, फाइटिंग वॉरियर्स मिल गए। ये अलायंस जो थी इसने पीस भी इंश्योर किया राजस्थान में, और इनेबल किया राजपूत को कि वो सर्व करेंगे दूर दूर तक पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर में, बिना किसी जो है डर के, जो कि उनकी सेफ्टी घर की क्या होगी, क्योंकि वो मुगल्स जो है वो उनको कंट्रोल करेंगे। मुगल्स, आप मुगल में सर्व कर रहे हो तो मुगल आपकी टेरिटरीज को बचा के रखेंगे। इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो ओपन थी राजपूत राजास के लिए, जैसे भगवत दास जो थे अंबर का, उन्हें अपॉइंट किया गया गवर्नर लाहौर का, जॉइंट गवर्नर। उसके बेटे जो है मान सिंह जो है उसे अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ बिहार और बंगाल। अदर राजपूत रूलर वेर प्लेस्ड इन चार्ज, कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोविंसेस है, आगरा, अजमेर, गुजरात और भी बहुत जगह है ना। तो हाई ग्रैंडीज ऑफ एम्पायर, उन्हें जो है जागीर्स ग्रांट की गई, उन्हें हेरिडेटरी जो उनकी किंगडम थी उसके साथ साथ। अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो कंटिन्यू की उनकी सक्सेसर्स ने। जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर हो जिसकी मदर एक राजपूत प्रिंसेस थी, हैड मैरिड हिमसेल्फ इन कचवाला प्रिंसेस के साथ। तो ये जो है, ये जो मेन अचीवमेंट जो जहांगीर की थी, हो एवर वाज द सेटलमेंट जो आउटसाइड डिस्प्यूट जो मेवाड़ राणा प्रताप का हैज़ बिन सक्सीडेड बाय सिंह अमर सिंह, इसके साथ जो डिस्प्यूट था उसको भी सेटल किया। अकबर ने जो सेंड किए थे सीरीज ऑफ एक्सपिडिशन अमर सिंह के सेंड इन ऑर्डर टू उसको फोर्स करने के लिए कि वो एक्सेप्ट करे कंडीशंस। जहांगीर हिमसेल्फ सेंड अगेंस्ट हिम ट्वाइस, तो ही कुड अचीव लिटल। आफ्टर उसके सक्सेशन के 1605 जहांगीर ने जो है मैटर अपने हाथ में बड़े एनर्जिकली ले लिए। 3 सक्सेसिव कैंपेन लॉन्च की मेवाड़ के खिलाफ, बट वो राणा के विल को अभी भी नहीं तोड़ पाए। तो 1613 में जहांगीर हिमसेल्फ रीच्ड अजमेर और डायरेक्ट कैंपेन करने के लिए। प्रिंस जो है कुर्रम, जो लेटर शाहजहां है, वाज डिपोर्टेड विद लार्ज आर्मी, को इन्वेड करी माउंटेनस पार्ट जो है, जो पहाड़ी इलाका है मेवाड़ का, यहाँ पे अटैक करे। कुर्रम को भेजा गया। ये हैवी प्रेशर जो था मुगल एम्पायर का, और जो डीपॉपुलेशन था कंट्री का, जो यूनिकेशन था एग्रीकल्चर का, एटलीस्ट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। और कुछ सरदार जो है वो डिफेक्ट भी कर देते हैं मुगल से। मेनी अदर जो है वो प्रेस करते हैं राणा को कि वो पीस के लिए लड़े। तो राणा का सन जो है करण सिंह, हु वाज डिपोर्टेड टू प्रोसीड टू जहांगीर कोर्ट, वाज ग्रेशियसली, वो बड़ी इज्जत से उसको रिसीव किया जाता है राणा के बेटे को। जहांगीर को अपने तख्त से खड़ा होकर उसे जो गले लगाता है दरबार में, और उसे बहुत गिफ्ट से नवाजता है टू सेव राणा की जो इज्जत को। जहांगीर डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन राणा पेइंग, कि राणा कोई ज़रूरत नहीं है राणा खुद से आके मुझे पर्सनली मिले।
और या फिर रॉयल सर्विसेज में जो है इंटर। तो प्रिंस करण को जो है, जो राजकुमार था, उसको रैंक दिया गया 5000 मनसबदार का, जो अर्लियर जो जोधपुर के रूलर और बीकानेर और अंबर के रूलर को दिया गया था। ही वाज टू सर्व, वो मुगल एम्परर में रहेगा 1500 सवार के साथ। ऑल ये जितनी भी टेरिटरी मेवाड़ की इंक्लूडिंग चित्तौड़ जो है वो उन्हें दे दी गई, बट इस व्यू में कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो चित्तौड़ का था, इट वाज स्टुपिलेटेड कि उसकी फोर्टिफिकेशन जो है वो नॉट बी रिपेयर्ड, जो किले की दीवारें शिवारें वो दोबारा उसको रिपेयर नहीं किया जाए, क्योंकि ये बड़ी क्योंकि और इस तरीके से जहांगीर ने जो है कंप्लीट कर दिया जो अकबर ने शुरू किया, तो और फर्दर कहीं ना कहीं अपना अलायंस जो है राजपूत के साथ जो है वो मजबूत कर दिया। ठीक है, अब रेबेलियन और जो फर्दर एक्सपेंशन था मुगल एम्पायर, देखिए नया सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन का अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, जो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है डिस्क्राइब भी किया है ऊपर, इसने कहीं ना कहीं और टाइट किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, और कंट्रोल लगाया नोबल्स के ऊपर, और कंट्रोल के और इंटेंशन से इंटरेस्ट जो है लोगों में बढ़ा, मोर इंटेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बेहतर एक सिस्टम था। इट वॉज देयर फोर नॉट टू द लाइक, बहुत सारे नोबल्स की मनपसंद ये नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन कॉमन पीपल के लिए बड़ा एक बेहतरीन सिस्टम था। जो सेंटिमेंट्स थे रिलीजियस इंडिपेंडेंस के लोग अपने मज़हब को लेकर आज़ाद हैं, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग थे, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जैसे गुजरात, बंगाल, बिहार और ऑल ऑफ द विच जहाँ लंबे समय से ये ट्रेडिशन फॉर्म हुए हैं सेपरेट किंगडम्स के। राजस्थान में राणा प्रताप की स्ट्रगल जो है आज़ादी के लिए वो कंटिन्यू रही। इन सिचुएशंस में अकबर ने जो है बहुत सारी बगावत्स के साथ भी डील किया। गुजरात जो है वो स्टेट हमेशा से अनरेस्ट में रहती थी फॉर 2 years ड्यू टू जो है बिड फॉर फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी की जो आज़ादी थी वो उन्हें वापस दी जाए। यहाँ पे गुजरात में रेबेलियन कंटिन्यू रहे। जो सबसे सीरियस रेबेलियन थे वो थे पीरियड ऑफ बंगाल बिहार में, जो एक्सटेंड करता था अप टू राजपूत। यहाँ पे मेन कॉज जो रेबेलियन का था वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो दाग सिस्टम का था, या घोड़ों को जो निशान चाहिए, निशानी करनी है जागीरदारों को, और स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग थी जो इनकम की, कितना इनकम आ रहा है, इन चीज़ों पे जब बड़ी बगावत होती। जो डिसकंटेंट था वो बहुत से रिलीजियस डिवाइन्स के बीच में भी था, जो खुश नहीं थे अकबर के लिबरल व्यूज़ से भी और उसकी पॉलिसी से कि वो लैंड रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स जो दी जा रही हैं लार्ज, विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाई देम, और कुछ इलीगली भी। तो अकबर का जो हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम जो रूलर था काबुल का, वो भी बगावत में हो जाता। हमने अभी पढ़ा था कि वो पंजाब में जो है घुस भी जाता है सूटेबल टाइम इन ऑर्डर टू हेल्प। तो लार्ज नंबर ऑफ जो अफगान्स थे जो ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं जो है ना, वो भी अब बड़े फैल गए थे, और लॉस ऑफ जो अफगान पावर्स था वो भी रेडी थे ज्वाइन करने में रेबेलियन। तो ये सारे मिक्स रेबेलियन हो रहे थे इस पीरियड में। ठीक है, ये मैप है। अब जो रेबेलियन केप्ट एम्पायर डिस्ट्रैक्टेड 2 साल के लिए 1580 और 81 के बीच में इन रेबेलियंस ने जो है कॉन्टीन्यूसली जो है कहीं ना कहीं जो है वो अकबर को बड़ा बिजी रखा, और अकबर ने बहुत मुश्किलें फेस की, वेरी डिफ़िकल्टीज और बड़ी नाजुक सिचुएशंस। अब ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, जो लोकल ऑफिसर्स के द्वारा जो ये सिचुएशंस को जो है बड़ा गलत तरीके से हैंडल किया गया। ठीक है, बंगाल और ऑलमोस्ट जो ऑल ऑफ जितना भी बिहार है पास्ट इनटू द हैंड ऑफ रेबेलियन हु प्रोक्लेम मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम को अपना रूलर मानने लग गई ये सारे जितने भी लोगों ने बगावत की थी अकबर के खिलाफ। अब दे हैव गॉट जो है रेबेलियस डिवाइन इशू किया उन्होंने फतवा, कॉलिंग द फेथफुल टू टेक द फील्ड अगेंस्ट अकबर, कि ये मिर्ज़ा हाकिम जो है वो अकबर के खिलाफ जंग लड़ेगा, ये हमारा रूलर है। अब अकबर यहाँ गुस्से में अपना जो है अपना होश हवास नहीं खोता है, वो डिस्पैच करता है तोदरमल को बिहार और बंगाल के अगेंस्ट, और एक और राजा मान सिंह को, कि चेक करने के लिए जो एक्सपेक्टेड अटैक जो मीर हाकिम जो करने वाला है, मिर्ज़ा हाकिम जो करने वाला है। तोदरमल प्रोसीड करता है बड़े ही ग्रेट विगर और टैक्ट के साथ। वो इस सिचुएशन को जो ईस्ट में अपने कंट्रोल में ले आता है, जब तक कि मिर्ज़ा हाकिम जो जब तक कि अटैक करता है, इन्वेजन करता है। मिर्ज़ा हाकिम एडवांस करता है उन लाहौर 15,000 घोड़ों के साथ, बट कुड नॉट टेक द सिटी, क्योंकि जो डिफेंस था राजा मान सिंह का और भगवत दास का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और लाहौर की सिटी वो कैप्चर नहीं कर पाता। यहाँ तोदरमल ईस्ट को अपने कंट्रोल में ला चुका है, हम बढ़ चुके हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब हीज़ होप कि ये लार्ज नंबर ऑफ जो नोबल्स है पंजाब में वो भी जो है बगावत कर देंगे, रिबेल कर देंगे, गद्दारी कर देंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। मीनवाइल अकबर जो है वो मार्च करता है लाहौर में और डिस्पैच करता है, वेल डिस्पैच 15-50,000 घोड़ों के साथ। मिर्ज़ा हाकिम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता बल्कि भागने के सिवा, रिट्रीट करने के सिवा। अकबर जो है क्राउंड हिज सक्सेस बाय मार्चिंग। अकबर 1581 में काबुल मार्च करता है, सिंस मिर्ज़ा हाकिम जो है वो मना कर देता है अकबर की सुजनिटी एक्सेप्ट करने से, और ना ही उसको आके पर्सनली जो है अपनी अलायंस पेश करने से।
इंडियन नोबल और जो सोल्जर्स हैं वो भी बिकेम रिस्टिव, और अकबर जो है हैंडेड ओवर काबुल टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को जो है काबुल की जिम्मेवारी देता है इंडिया वापस आने से पहले। द हैंडलिंग ओवर ऑफ किंगडम टू ए वुमेन वाज ए सिम्बॉलिक ऑफ अकबर, कितना ब्रॉड माइंडेड और कितना लिबरल और कितना जो है सोच उसकी कितनी आज़ाद सोच थी कि एक किंगडम की जो है जिम्मेवारी एक फीमेल को दी। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं अकबर की जीत उनके ओपोनेंट पे वो ना सिर्फ पर्सनल सक्सेस थी, बट ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो नया सिस्टम जो है वो अपनी जड़ों पे जो है पहुंच रहा था, बिगिन टू स्ट्राइक। तो न्यू सिस्टम वाज बिगिनिंग टू स्ट्राइक रूट्स। अब अकबर नाउ फ्री टू थिंक ऑफ फर्दर एक्सपेंशन, बड़ी आज़ाद था अपने एम्पायर को और बढ़ाने के लिए। वो अपना ध्यान अब दक्कन की तरफ घुमाता है, जिसकी तरफ वो बड़े लंबे अरसे से बड़ा इंटरेस्टेड था। अब बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, जो सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्ट में क्लेम द अटेंशन है, जो अब्दुल्ला खान उज़्बेक, जो एक हेरिडेटरी जो बड़ा दुश्मन जानी दुश्मन था हमेशा से, बाबर के टाइम से ये लोग दुश्मन थे उज़्बेक्स, वो ग्रेजुअली गैदर करते हैं अपनी ताकत को सेंट्रल एशिया में। 1584 में क्या होता है, वो ओवर रन कर देते जो बदख्शां है, जो रूल किया जाता था तैमुराइड के द्वारा। अब काबुल जो है अपेयर टू बी, काबुल नेक्स्ट टारगेट था लिस्ट में। वो दोनों मिर्ज़ा हाकिम और तैमुराइड जो प्रिंस थे जो बदख्शां में और जिसको निकाला गया था, अब अपील करते अकबर को हेल्प के लिए, जिनको निकाल के फेंका था, यही अब हेल्प मांगते हैं। बट बिफोर ही कुड एक्ट, मीर हाकिम जो है वो मर जाता है एक्सेसिव ज़्यादा शराब पीने से, लीविंग द काबुल इन द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। कहीं ना कहीं काबुल फिर से वही हालात में आ गया था। अब अकबर अब नाउ ऑर्डर मान सिंह को ऑर्डर करता है कि वो मार्च करे काबुल में, और हिमसेल्फ मूव टू अटोक जाता है एक रिवर इंडस के पास। अब ऑर्डर करता है कि वो ब्लॉक करे सारी रोड उज़्बेक्स की, और एक एक्सपीडिशन भेजे कश्मीर के अगेंस्ट 1586 में, और अगेंस्ट बलूचिस्तान, जो पूरा कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, बाल्टिस्तान जो है कोल्ड, तिब्बत कुर्द और तिब्बत बुज़ार्ग जो है जुर्ग, वो मुग़ल डोमिनेशन में आ जाता है, केम अंडर मुग़ल डोमिनेशन। और डॉटर जो होती है चीफ ऑफ बाल्टिस्तान की चीफ की डॉटर, उसको मैरी किया जाता है यंग सलीम के साथ, जहांगीर के साथ। एक्सपीडिशन फिर भेजा जाता है कि खैबर पास को साफ किया जाए, क्लियर किया जाए, जो ब्लॉक किया गया था ट्राइबल्स, ये जो रेबेलियस ट्राइबल थे इनके द्वारा। अब इन एक्सपीडिशन अगेंस्ट दैम राजा बीरबल जो है, एक जो फेवरेट होता है अकबर का, लॉस्ट हिज लाइफ, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन एन एक्सपीडिशन। बट अकबर जो अफगान ट्राइब्स में ने वो ग्रेजुअली फोर्स्ड टू सबमिट, लेकिन वो सबमिट कर देते हैं अकबर। अब जो कंसोलिडेशन है जो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट का, और फिक्स करने के लिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ तक है मुगल एम्पायर की, ये दो मेजर कंट्रीब्यूशन है अकबर के, कंसोलिडेशन नॉर्थ वेस्ट का और फिक्सिंग के साइंटिफिक फ्रंटियर एम्पायर्स की, विद द टू मेन कंट्रीब्यूशन अकबर। उसका कंक्वेस्ट सिंध का 1590 का, जो ट्रेड ओपन कर देता है इंडस का पंजाब के साथ। अकबर जो है लाहौर में रहता है 1598 तक, ठीक है। जब व्हेन द डेथ ऑफ अब्दुल उज़्बेक खान फाइनली जो है, अब्दुल उज़्बेक खान के मरने के बाद फाइनली ये जो एक थ्रेट था, ये जो डेंजर था जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से था, ये ख़त्म हो जाता है उज़्बेक की साइड से। तो ये सारे अफेयर्स को नॉर्थ वेस्ट में सेटल करने के बाद अकबर वापस अपने ध्यान देता है ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के समय, जो क्या है दक्कन, उड़ीसा, जो उस टाइम में डोमिनेशन में थे। अफगान चीफ्स जो है अभी भी यहाँ डोमिनेट कर रहे थे, है ना। एंड वाज कॉन्कर, जो राणा मान सिंह के द्वारा कॉन्कर किए गए थे, ठीक है। एंड हु वाज मुगल गवर्नर था जो बंगाल का। अब मान सिंह ऑल्सो कोची, कूच बिहार और पार्ट जो ईस्टर्न बंगाल का है इंक्लूडिंग ढाका जो है उसको भी कर लेता है कॉन्कर। मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो फोस्टर ब्रदर है अकबर का, वो कॉन्कर कर लेता है काठियावाड़ वेस्ट में। और खान खान जो मोमिन खान होता है, जो डिपोटेड होता है दक्कन से अलोंग विद जो प्रिंस मुराद। तो डेवलपमेंट जो दक्कन में है वुड बी डेल्टेड विद सेपरेट चैप्टर, हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो यहाँ सफिशेंट इतना ही कहना है कि जो बाई द टर्न ऑफ जो सेंचुरी है, जो 16th सेंचुरी जब तक आती, ठीक है, मुगल का कंट्रोल एक्सटेंड हो चुका था अहमदनगर से लेके अहमदनगर तक, अप टू अहमदनगर, और ब्रिंगिंग जो मुगल इनटू डायरेक्ट कंट्रोल विद मराठास फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार मराठास के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, 16th में, एट द एंड ऑफ जो 16th सेंचुरी और डाउन ऑफ 16th सेंचुरी में कह सकते हो, यहाँ पे 1600 में यहाँ पे अकबर के रहते हुए
तो जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थी पूरे नॉर्थ एशिया की वो अचीव कर ली गई है इस 1500 की सेंचुरी में। 1525 में मुगल्स आते हैं तो 1600 तक पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो है कंसोलिडेट हो गया, गुजरात से, बंगाल से लेके काबुल तक। अब मुगल स्टार्ट करते हैं घुसना कहाँ पे, पेनिट्रेट करना दक्कन में। लेकिन बट वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट जो कल्चरल इमोशनल इंटीग्रेशन था लोगों का विद इन ये इतने वास्ट एम्पायर में ये डेवलप हुए, तो वो हम पढ़ेंगे। जो कल्चरल और इमोशनली लोग जो जुड़े विद इन इतने बड़े एम्पायर में वो कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, टुवर्ड इंटीग्रेशन, स्टेट रिलेशन और सोशल रिफॉर्म, वी हैव सीन हाउ ड्यूरिंग द जो 15th सेंचुरी है एक नंबर ऑफ जो रूलर्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में उन्होंने ट्राई किया प्रमोट करने के लिए ग्रेटर जो है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स बाय हैविंग एक सेकुलर रिलीजियस टॉलरेंस। संस्कृत ट्रांसलेट हुई पर्शियन में। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम्स में सेकुलरेशन, सेकुलर और रिलीजियस लिटरेचर जो है संस्कृत से जो पर्शियन में ट्रायल हुआ बाई गिविंग पैट्रोनेज, कैसे लोकल लैंग्वेजेस को सब प्रमोट किया गया, कैसे लिटरेचर को प्रमोट किया गया, जैसे लिबरल पॉलिसीज, रिलीजियस टॉलरेंस की चीज़ें। तो इन सम केसेस इंपॉर्टेंट जो जॉब थी, जो इंपॉर्टेंट काम थे, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट इंक्लूडिंग जो कोर्ट की सर्विसेज है, आर्मी में है, वो हिंदू को दी गई अकबर के द्वारा। हमने ये देखे रिमार्केबल सीरीज जो पॉपुलर सेंट जैसे कबीर, चैतन्य, नानक, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री जिन्होंने एम्फसाइज किया किस तरीके से हिंदुइज्म और इस्लाम की यूनिटी होनी चाहिए। इस चीज़ पे जोर डाला गया कि रिलीजन जो है बेस्ड ऑन लव होना चाहिए और डिवोशन होना चाहिए, ना कि वन बेस्ड ऑन जो रिचुअल्स और जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन होती है जो किताबों की। दे थोज उन्होंने कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर कि एक लिबरल सेंटिमेंट्स के व्यूज़ जो है बड़े, ना कि जो है सेक्टेरियंस और डिवीजन्स क्रिएट की गई, बल्कि लोग इकट्ठे मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। दिस वाज द एटमॉस्फेयर जिसमें अकबर जो है पैदा हुआ था और पला बड़ा था। जो पहला एक्शन जो अकबर ने लिया था, ही हैड टेकन द पावर, अपने हाथ में लेते हुए उसने जो है पोल टैक्स और जिजिया को अबॉलिश कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश कर दिया नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड थे पे करने के लिए मुस्लिम स्टेट को। ऑल थ्रू इट वॉज नॉट, कोई हैवी टैक्स नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को पसंद नहीं है किया जाता था, और कहीं ना कहीं इससे जो है एक सब्जेक्ट्स और रूलर सब्जेक्टेड के बीच में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में कहीं ना कहीं एक जो है डिफरेंस पैदा कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स पे कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म करके इनने इन दोनों को एक प्लेइंग फील्ड में लाया। एट द सेम टाइम अकबर ने अबॉलिश कर दिया पिलग्रिमेज टैक्स ऑन बाथिंग या होली प्लेसेस, जैसे प्रयागराज में, बनारस में कोई टैक्स नहीं होगा। उसने अबॉलिश कर दी प्रैक्टिस जो है फोर्सेबल के जो है जो कन्वर्ट किया जाता है, जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, जो जंग में पकड़े जाते लोग हैं कैदी, उनको ज़बरदस्ती जो है इस्लाम में जो है कन्वर्ट किया जाता था, उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसने एक बहुत ज़रूरी फाउंडेशन जो एम्पायर की रखी, बेस्ड ऑन के सारे सिटीज़न इक्वल हैं, इररिस्पेक्ट वो कौन से मज़हब से बिलोंग करते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता। जो लिबरल प्रिंसिपल थे एम्पायर के, उसको और स्ट्रेंथन किया गया बाय ब्रिंगिंग एबल्ड जो हिंदूज थे नोबिलिटीज़ में जो है हिंदू को ऐड करके, राजपूत राजाज को जो है वो रिस्पेक्ट देकर, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो है अकबर ने उनके साथ क्रिएट करके, उसके साथ पर्सनल रिलेशन, मनसब के रैंक्स जो है उनको देकर, ठीक है, कहीं ना कहीं अमोंग जो लेटर और एबल्ड थे, जो बेस्ट नोन है वो तोदरमल है, एक एक्सपर्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनको दिया गया, जो बाद में पोस्ट ऑफ दीवान तक पहुँचते, और बीरबल जो एक पर्सनल फेवरेट थे एम्परर के, वीर द अदर जैसे राय पतरदास है, जिनको राय विक्रमजीत भी कहा जाता है। तो अकबर का एटीट्यूड जो हिंदू सब्जेक्ट्स की तरफ था इज़ क्लोजली लिंक्ड विद हिज व्यू कैसे एक स्वर्गन को बिहेव करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स की तरफ, अपने लोगों की तरफ कैसे एक बादशाह को बिहेव करना चाहिए। उसके जो व्यूज़ हैं बड़ी केयरफुली, जो अकबर की जो बायोग्राफी अब्दुल फजल ने लिखी है उसमें लिखे हुए हैं, एमलगमेशन ऑफ तैमूर, तैमूरिद, पर्शियंस और इंडियन आइडियाज़ ऑफ स्वर्गन। तो अकॉर्डिंग टू जो है अब्दुल फजल है, जो ऑफिस थे ट्रू रूलर के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल वन, और डिपेंड अपॉन द डिवाइन इल्यूमिनेशन, हिंस वन कुड नॉट स्टैंड बिटवीन गॉड एंड रूलर, कि खुदा और उसके जो सच्चा जो हुकूमत करने वाला उसके बीच में कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। एक सच्चा रूलर जो है वो भाई पैट्रेनल लव
टुवर्ड अपने सब्जेक्ट्स की तरफ एक माता पिता की तरह प्यार करना चाहिए, बिना उसके वो किस मज़हब से, कौन सेक्ट से, कौन सी कास्ट से, उसका बड़ा दिल होना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, ठीक है। अकबर जो है बड़ा इंटरेस्टेड था रिलीजन और उसकी फ़िलासफ़ी में भी। एट द ऑनसेट अकबर जो है बड़े एक, वैसे अकबर एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, लेकिन उसने ही पेड ग्रेट डिफेंस टू जो काजी हैं अपनी स्टेट के, अब्दुल नबी खान हु हेल्ड जो पोजीशन ऑफ सरदार सुदर थे, ऑन वन ओकेजन अकबर ने इवन कैरिड हिज स्लीपर, उनकी चप्पलें भी जो है अपने हाथ में लेके चले। बाई दैट टाइम अकबर रीच्ड अडल्टहुड, मिस्टिज्म विच बीन प्रीच्ड बाय द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री बिगेन टू इन्फ्लुएंस। जो मिस्टिज्म, जो भक्ति मूवमेंट की इन्फ्लुएंस उस पर भी बहुत पड़े थे। वी आर टोल्ड दैट ही सेंट होल नाइट, ही स्पेंड होल नाइट इन थॉट्स ऑफ गॉड, कि वो पूरी पूरी रात जो है गॉड की जो है इमेजिनेशन में गुजार देता था, कंटिन्यूसली प्रनाउंसिंग हिज नेम, उसका नाम लेते लेते, फॉर थैंक, उसका शुक्रगुजार करते करते अपने जो उसने सक्सेस हासिल किया। वो जो है ही वुड सिट मेनी मॉर्निंग अलोन इन द प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन ऑन द लार्ज फ्लैट स्टोन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग नियर द पैलेस ऑफ आगरा। तो वो एक बड़े पत्थर पे आगरा के पैलेस के बाद जो है सुबह सुबह अकेले बैठा रहता था, प्रेयर्स में दुआएं करता रहता। बट ही टर्न्ड अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ नैरो ऑर्थोडॉक्सी। लेकिन इस रास्ते से वो पलट जाता है। वो जिजिया को ऑलरेडी अबॉलिश कर चुका था, पिलग्रिमेज टैक्सेस को कर चुका था, हमने पहले देखा। वो एक बैंड ऑफ टैलेंटेड जो लिबरल आइडियाज़ वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करता है अपने कोर्ट में। जो मोस्ट नोटेड जिसमें अब्दुल फजल है, उसका भाई है फयाजी है ना, अलॉन्ग विद उसके बाप के साथ, जो एक नोटेड स्कॉलर्स थे, ठीक है। एंड हैज़ बिन जो मुल्लाज के द्वारा प्रोसिक्यूट किए गए थे फॉर हैविंग सिंपैथी विद जो माधवी आइडियाज़ है और ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट्स जो स्ट्रांगली अपोज किए जाते। इनादर एक ब्राह्मण था महेश दास, उसको भी, जिसको टाइटल दिया जाता था राजा बीरबल, उसको भी जो है जो कॉन्स्टेंट एक जो साथी था अकबर का। तो ये लोगों को इकट्ठे करता। भाई 1575 जो है अकबर जो है वो एक हॉल बिल्ड करता है, इबादत खाना या हॉल ऑफ प्रेयर, अपने नई कैपिटल जो है फतेहपुर सीकरी में। टू दिस ही कॉल्ड सेलेक्टेड थियोलॉजियंस, बड़े बड़े जो है अलग अलग रिलीजियस जानने वाले लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, इनको यहाँ इकट्ठा करता है, ठीक है, जो नोन अपने स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट के लिए। अकबर जो है इनके साथ डिस्कस करता है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर बातें करता है, ठीक है। ही फ्रिक्वेंटली सैड कि मेरा सोल ऑब्जेक्टिव, मेरा इकलौता ऑब्जेक्टिव ये है टू वाइज, जो तुम वाइज मुल्ला लोग हो, कि मुझे जानना है कि असली एक जेन्युइन रिलीजन के, एक मज़हब के प्रिंसिपल क्या है। द प्रोसीडिंग एट फर्स्ट वेर कन्फाइंड टू, पहले सिर्फ मुस्लिम जो है मुस्लिम्स पे कन्फाइंड था, वेर हार्डली ऑर्डरली द मुल्लाज वेर बेंगल। तो इस चीज़ों के जैसे एक ही स्टेज पे अकबर जो है ओपन करता है इबादत खाना सारे लोगों के लिए, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन, हिंदू, जैन्स और इवन एथिस्ट लोगों के लिए भी, ताकि डिफरेंट ब्रॉडन डिस्कशन हो सके और डिबेट शुरू होने लगी इश्यूज़ पे ऊपर ऑन विच ऑल मुस्लिम एग्री करते थे कि वेदर कुरान जो है वो लास्ट रिवेल बुक है, मोहम्मद प्रॉफिट है, नेचर ऑफ गॉड कैसा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसने हॉरिफाइड बहुत सारे थियोलॉजियंस को जो है बड़ा डरा दिया, और ऑल काइंड ऑफ जो है अफवाह उड़ने लगी कि अकबर ने जो है इस्लाम छोड़ दिया। एक मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ रिप्यूटा आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि जो पेशेंस और ओपन माइंडेडनेस अकबर की थी वाज कंस्ट्रक्टेड इन वेराइटीज़ ऑफ वेज बाय पर्सन्स ऑफ डिफरेंट फेथ। इबादत खाना जो है वो कहीं ना कहीं बाय ग्रोइंग डिसक्रेडिट की वजह से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेडिट, इबादत खाना ने वो डिसक्रेडिट प्रोड्यूस किया अकबर की जो है इमेज पर। तो एक बार क्या हुआ कि एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई अफेयर ऑफ जो चीफ सरदार है अब्दुल नबी में, हु वाज फाउंड, उसको एक्सट्रीमली करप्ट और टायरेनिकल इन डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैरिटी लैंड है उसमें जो है करप्ट फाउंड किया गया, कि बड़ा ही करप्ट और बड़ा ही टायरेनिकल है, बड़ा जुल्म करता है। ही हैज़ अमेस्ड विद वेल्थ, कि उसके पास बहुत सारी करप्शन की वजह से दौलत उसने इकट्ठी कर ली है, और वो बड़ा ही बेईमान है, वो बड़ी ही सजाएं मौत देता है शियाज को, और ब्राह्मण जो है मथुरा को उनके जो मज़हब वो मानते हैं इसके लिए जो है उनने जो है मौत की सज़ा भी सुनाई है, पनिशमेंट ऑफ डेथ भी दी है। तो एट फर्स्ट अब्दुल नबी जो है was shared of his power, और सदर was appointed in each province for distributing charitable. Soon he was dismissed and ordered to, कि उसको डिसमिस कर दिया गया और उसको मक्का भेज दिया गया हज के टाइम। एट द सेम टाइम 1580 में एक रेबेलियन, एक बगावत होती है ईस्ट में। तो नंबर ऑफ जो फतवाज है वो दिए जाते हैं काजीज़ के द्वारा डिक्लेयर करते हुए कि अकबर जो है वो काफिर हो चुका है। अकबर इन रेबेलियंस को सप्रेस करता है और इन काजीज़ को बड़ी सख्त पनिशमेंट देता है, और अपनी पोजीशंस को जो है फर्दर और स्ट्रेंथन करने के लिए इन मुल्लास के साथ डील करता है खुद। अकबर ऑल्सो इशू एक डिक्लेरेशन और एक महजर इशू करता है
कि इफ़ देयर वर एनी कन्फ्लिक्टिंग व्यू अमंग those who were considered fit to interpret rule, then this is the mujtadis. Akbar, by virtue of being most just and wise king, his rank being higher in the eyes of God than of this mujtabis. कि तुम लोगों की से मेरी रैंक जो है अल्लाह की नज़र में वो ज़्यादा है, ठीक है। who will and entitled to choose any of the interpretation, कि वो जैसे भी इंटरप्रिटेशन करना चाहे वो चूज़ करना चाहिए, कर सकता है, विच वुड भी जो अपने मेरे मुल्क के लिए, जो मेरे वतन के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड ऑर्डर और बेनिफिट ऑफ मेरे एम्पायर के लिए होगी, मैं वही इंटरप्रिटेशन चूज़ करूँगा कुरान की। फर्दर इफ़ अकबर इशूज़ ए नया ऑर्डर, कोई भी इशू करेगा जो इन कन्फर्मेटिव विद कुरान होगा और कैलकुलेटेड द बेनिफिट ऑफ नेशन, ऑल शुड बी बाउंड टू, कि मेरे सब रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये ऐसी कुछ बातें वो करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है अकबर की जो है ये रिलीजियस आइडियाज़, ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका इतना कोई जर्नल व्यू नहीं है, इसको समझना जो है मुझे नहीं लगता कि आई डोंट थिंक इट विल बी दैट नेसेसरी, इतने कोई इससे क्वेश्चंस जो आने वाले नहीं है। हाँ, अगर हिस्ट्री आपकी जो है वो ऑप्शनल है तो आप पढ़ सकते हो अकबर के व्यूज़ ऑन रिलीजन, ठीक है, बट बाकी कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी, इतना याद रखना, वो एक लिबरल आइडियाज़ का था, ठीक है। ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज आइडियाज़, ठीक है। स्टेट कम्स फर्स्ट फॉर हिम एंड रिलीजन सेकेंड, ठीक है। उसने एक अपना रिलीजन भी जो है ऑर्डर भी इंट्रोड्यूस किया, बट वो बड़ा अनसक्सेसफुल था, ठीक है। इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरह से अकबर का रेन स्टार्ट हुआ। इस तरह उसने गुजरात कॉन्क्वेस्ट किया, बंगाल, ठीक है, दक्कन की तरफ पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गया था टूवर्ड्स जो है, फिर बाद में जहांगीर जो कंटिन्यू करेगा और औरंगजेब। तो ये सारी चीज़ें थी, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।